class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my 6 by Hashim Zia. भाई आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 2 के 4th ऑफ फेब के तमाम ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। सुबह से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे उन सबको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, ये हमारे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 150 का स्कोर किया, ये उनका पेपर है और ये कल की लास्ट शिफ्ट का पेपर है। सही है। तो वैसे इसके अंदर ज़्यादातर 4th फेब के पेपर है, बट एक पेपर जो था ये प्रॉपर उन्होंने लिख कर भेजा है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस बच्चे के पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सर्कल है। उस सर्कल के अंदर सेंटर से हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और उस ट्राइंगल की डायमेंशंस आपको बताई हुई है कि भाई ए बी ओ है, तो आपको पर्टिकुलरली एंगल एट जीरो कैलकुलेट करना था। अच्छा, इस बच्चे ने बाकी डेटा नहीं डिफाइन किया, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। यहाँ पे कई लॉज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि भैया किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल का सम 180 होता है, या फिर एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के, वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो सकता है। या फिर पर्टिकुलरली आप यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर थीटा का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, अगर तो एक सिंपल आर गिवन होता। बट अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर में। जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो सकता है अगर एग्जामिनर आपको ये वाला डिस्टेंस है तो बता दे, या फिर आपको पर्टिकुलरली रेडियस गिवन हो। जैसे रेडियस मैं कहता हूँ 5 यूनिट्स है, तो आपको ए से लेके बी का डिस्टेंस अगर मिल जाए तो तब भी एंगल निकाला जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज, डिपेंड करता है एग्जामिनर मांग क्या रहा है। सही है ना भैया, डिपेंड करता है एग्जामिनर हमसे क्या कहता है। तो बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकती हैं उसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन अ डेटा किसी भी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल आ रहा है, उसमें 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं। भाई अगर आपने हमसे तालीम हासिल करी है ना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करवाया हुआ है। अगर आप में से कोई बच्चा डेमो के तौर पे देखना भी चाहता है ना, सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखिएगा शेडेड एरिया क्वेश्चंस बाय हाशिम ज़िया। आपको पास 2 लेक्चर्स आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ होगा, क्योंकि भैया नस्ट के और फास्ट के अंदर शेडेड एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल कोई हमारे पास ये आ गया। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या आ रही है, एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास ये 2 सर्कल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सही है, 2 सर्कल्स आ रहे हैं। तो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी? मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, कभी भी शेडेड एरिया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, सिर्फ एक क्वेश्चन भी अगर आपने समझ लिया ना, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने करना क्या होता है, शेडेड एरिया के क्वेश्चन के अंदर जो आउटर मोस्ट शेप है ना, पहले इसका एरिया निकालो। आउटर मोस्ट शेप क्या? रेक्टेंगल। तो पहले आप रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। उसमें से आप क्या करोगे, अंदर वाली जो 2 शेप्स आ रही है ना, क्योंकि मुझे देखो ये आउटर मोस्ट, मुझे 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 ये वाला एरिया निकालना है। ये जो इन 2 सर्कल्स के अलावा वाली जगह है ना, मुझे इसे कैलकुलेट करना है। सही है। तो मैं क्या करूंगा, जो इनर मोस्ट शेप होगी ना, उसके एरिया से माइनस कर दूंगा। अब इनर मोस्ट शेप है क्या? सर्कल है। और कितने सर्कल है? 2 सर्कल हैं। तो यानी कि मैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल लूंगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। नॉर्मल सी बात है। आपको यहाँ पे, अब बच्चे ने यहाँ पे डेटा, अगेन इसमें भी डेटा इसने दिया हुआ नहीं है बच्चे ने भाई। तो अब यहाँ पे एक डेटा के अंदर ये चीज गिवन है कि भाई यहाँ पे एग्जामिनर ने डायमीटर दिया हुआ है एक सर्कल का। अगर तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, लेट सपोज ऐसे ही आ रहा है, मुश्किल क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं भाई। अगर लेट सपोज क्वेश्चन यही आ रहा है, बच्चे ने यहाँ पे एक आर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई सर्कल का रेडियस जो है ना, आर को आर ही कंसीडर करो। ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट डायमीटर क्या हो जाएगा भाई? डायमीटर आपके पास 2r हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है। तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या आ जाएगा? कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 4r के बराबर। तो इस रेक्टेंगल की जो कंप्लीट लेंथ आपके पास आएगी 4r आएगी। क्यों? जरा लॉजिकली समझो ना मेरा बेटा। अगर मुझसे एग्जामिनर ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है, और वो आर के बराबर है। और सेंटर से लेके दूसरे कोने का डिस्टेंस भी क्या है? आर के बराबर है। तो भैया डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो भैया इस सर्कल का डायमीटर भी क्या होगा? 2r के बराबर। अगर मैं रेक्टेंगल को देखूं तो रेक्टेंगल के अंदर तो पूरी साइड होती है ना भैया, तो उसके अंदर ये दोनों सर्कल्स का डायमीटर आ रहा है। तो 2r और 2r क्या आ जाएगा? यानी कि 4r आ जाएगा। तो यानी कि इस रेक्टेंगल की जो कंप्लीट लेंथ है वो 4r के बराबर है। अच्छा, ब्रेथ क्या होगी? अब देखो ब्रेथ इसकी क्या होगी। अगेन यहां से सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या है? आर है। सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या है? आर है।
तो सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। तो आर और आर क्या बन गया, ये भी बन गया 2r के बराबर। तो आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। तो अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, तो लेंथ क्या है 4r के बराबर, ब्रेथ क्या है 2r के बराबर, माइनस का साइन 2 का 2, ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ दी आप सर्कल ले रहे हो ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आर ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 4r इंटू 2r, ये बन जाएगा 4 2 इंटू 8r स्क्वायर, माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस का पाई, ये आपका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन यही गिवन था आपको आर और आर के साथ, नहीं तो क्वेश्चन में अगर डेटा गिवन, डेटा डाल के सॉल्व कर लो, क्योंकि मुश्किल चीज थोड़ी है मेरा बेटा ये। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, जरा उसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर यहाँ पे कहता है फाइंड द एंगल एट बी, फाइंड द एंगल एट बी। आगे कहता है कि भैया इफ ओ ए इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे अगेन आपको कोई डेटा नहीं गिवन, खुदा रहा ये चीज ध्यान में रखो, बच्चे ने डेटा नहीं शेयर किया, बच्चे ने बस टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया कि भाई आपके पास क्या चीज आ रही है, आपके पास पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल एट बी, यानी कि मुझे बी पे एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल मुझे निकालना है। ओके, वैसे जेड थ्योरम बन रहा है यहाँ पे, अगर आप और से देखो तो जेड थ्योरम एक फॉर्म हो रहा है। तो जेड थ्योरम क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा सिमिलर होते हैं, नॉर्मल सी बात है बेटा। तो अब देखो एग्जामिनर आगे क्या कहता है, एग्जामिनर आगे कहता है इफ ओ ए इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर ओ से लेके ए का जो, इफ ओ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि ओ से लेके ए का जो भी डिस्टेंस आता है उस सर्कल के डायमीटर के बराबर है। सही है। अब सर्कल का डायमीटर क्या था वो एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ ना, ओ से लेके ए का डिस्टेंस बच्चे ने डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन में काफी हद तक डेटा आपके पास ऐसा है जो कि आप पर्टिकुलरली उसके ऊपर वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन में क्या कोई और लॉजिक भी गिवन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर एक चीज तो दिख रही है मुझे, अगर तो ये क्वेश्चन ऐसे करके, अगर तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आ रहा है, तब तो जेड थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर अगेन वहां पे कोई ना कोई चीज तो पता होगी ना भाई, कोई डिस्टेंस पता होगा तो आप पर्टिकुलरली एंगल निकालने पे जाओगे ना। तो बच्चे ने यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताए हुए, तो सॉल्व करना निस्बतन आसान होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस आपको मालूम है और एग्जामिनर कह रहा है ये डिस्टेंस आपको इक्वल होगा एक दूसरे के। ओके, भाई एक कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो दूसरा डिस्टेंस आपको अगर मालूम कर लेंगे हम, उसके ऊपर फिर सॉल्व करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। मगर अगेन हमारे पास कुछ भी नहीं पता, या फिर अगर सर्कल का डायमीटर दे दिया जाए तो फिर आप पर्टिकुलरली आप ये कर सकते हो कि लेट सपोज सर्कल का आपको डायमीटर अपना दे दे, फॉर एग्जांपल सर्कल का डायमीटर है 4 यूनिट्स के बराबर, सही है। तो ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट्स होगा और ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि भैया आपके पास ओ से लेके ए का डिस्टेंस जो है ना वो बराबर है किसके, जो सर्कल का डायमीटर है। तो ये सर्कल का डायमीटर आ गया आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, सही है। तो डायमीटर का हाफ होता है 2, तो यहाँ पे 2 होगा। तो फिर आप ये यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करने पे चले जाओगे, तो रेडियस आपको मिल गया 2 यूनिट्स के बराबर, ऐसा ही है। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास ये वाली वैल्यू तो आ ही सकती है, यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है, उससे भी एंगल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मिसिंग हैं, तो जो भी चीज होगी आप उस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। बट रिमेंबर दिस थिंग, पेपर के अंदर कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आपके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है, तो उस सूरत के अंदर फिलहाल उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ और कोशिश करो कि पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देन आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आओ जहां पे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, मगर अगर आप वहां पे सोचोगे तो सोच के आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई आपको डायग्राम बनानी पड़े, हो सकता है रफ शीट के ऊपर आपको थोड़ा सा जहन लगाना पड़े कि भाई कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई जेड थ्योरम अप्लाई हो रहा है, कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा स्टार्टिंग के अंदर स्किप कर दिया करो, उनको स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू कॉट 1 बाय एक्स और एफ इन फंक्शन एफ प्राइम नेगेटिव का 2 बाय 5 पाई सॉल्व करना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न के ऊपर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत दफा आप लोगों को करवा चुका हूं, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। देखो फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ एक्स गिवन है किसके बराबर 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास कॉट इंटू 1 बाय एक्स, सही है। और एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करके बताना है आपको, कैलकुलेट करना है एफ प्राइम नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो भाई मैं कोई एक करवा देता हूं, दोनों एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन था 1 बाय एक्स इंटू साइन 1 बाय एक्स के बराबर था, साइन 1 बाय एक्स, और यहां पे आपको कैलकुलेट करना था एफ प्राइम नेगेटिव का 1 बाय 3 पाई आई गेस, है ना भैया। मैं एक सॉल्व करवा देता हूँ, एक आप सॉल्व कर लोगे, मुश्किल वाला मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। भाई ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको हमने बैजेस के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं, मैंने आपको स्पेशली सर आफ्ताब से कह के मैंने मैराथन में भी वाले क्वेश्चन डलवाए थे ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो सके कि भाई रिसेंटली नस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है। तो भाई इसको हम लोग तभी आपको डिटेल में कहते हैं कि भाई बैजेस के अंदर आओ, किसी भी इदारे में जा रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास आपको वो चीज मिलती है जो कि अभी
रिलेटिव पैटर्न्स आपके पास नस के अंदर पूछे जा रहे हैं, जो न्यू पेपर्स आपके पास नस के अंदर आ रहे हैं, जो न्यू पैटर्न्स आपके पास आ रहे हैं, न्यू तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो आपके पास न्यू मॉड्यूल्स पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवा रहे होते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला किसके बराबर होता है? पहली वाली टर्म को एडिट रहने दोगे, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट का डेरिवेटिव होता है बेटा हमारे पास नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर, और जो भी एंगल आ रहा है उसको एडिट लिखोगे। अब एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? इसको आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो उसको मालूम हो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि 1/x बहुत ऑब्वियस टर्म है। इसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का 1/x स्क्वायर। कैसे? कि जब नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 1/x स्क्वायर। और फिर फाइनली प्लस का साइन अप्लाई करोगे। जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका अप्लाई करोगे, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1/x स्क्वायर के बराबर। अब फाइनली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अब फाइनली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अल्लाह भला करे, किस चीज को? ये जो आपको एफ प्राइम की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपने एफ प्राइम निकाल लिया, तो अब जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां पे नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई को डालोगे। देखो अब एक लॉजिकल चीज है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर नस के अंदर इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों आते हैं? भाई तो बेसिक मैथ्स आपको स्ट्रांग होनी चाहिए ना, इसलिए आते हैं। अब देखो मुझे साफ तौर पे पता है कि एक्स चूंकि डिवीजन में आ रहा है, जब मैं फ्रैक्शन बेस्ड टर्म नीचे डालूंगा तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके गुलाटी मार के लिखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा? जब 1/x के अंदर मैं नीचे नेगेटिव का 2/5 पाई डालूंगा तो 5 पाई ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव का नेगेटिव यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, तो 1/x के अंदर जब मैं अगेन नीचे, x चूंकि नीचे डिवीजन में आ रहा है ना, जब मैं वहां पे नेगेटिव का 2/5 पाई डालूंगा तो नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकेट फॉर्म में ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा आगे क्या था? आगे आ रहा है अगेन नेगेटिव का 1/x स्क्वायर, तो अगेन नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में आ जाएगा 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है मेरे पास सिंपल प्लस का कॉट 1/x, और अगेन उल्टा करके लिखा जाएगा तो 5 पाई बाय 2 नेगेटिव में। यहाँ पे भी यही काम होगा, नेगेटिव का नेगेटिव है बाहर वाला, इधर आ जाएगा 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 5 पाई बाय 2 क्या होता है। मेरा बेटा 5 पाई बाय 2 किसके बराबर होता है? इसको सिंपल तरीके से एलसीएम लेके चेक कर लो। 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, 2 9 ज़र इज 18, 0 का 0, सही है। 2 9 ज़र इज 18, 0 का 0, 5 9 ज़र इज 45, 450 के बराबर। भाई 450 360 से बड़ा वैल्यू है ना, तो 450 को जरा 360 में से पहले माइनस करवाओ, तो क्या बन, कैसे करोगे, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0 का 0 एज इट इज, 15 में से 6 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा? 90। तो यानी कि आपके पास 90 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भैया नेगेटिव का 5 पाई बाय 2 किसके बराबर है? नेगेटिव के पाई बाय 2 यानी कि नेगेटिव का 90 के। अब सॉल्व करना बच्चों का काम है। कैसे? देखो भाई, कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है? अच्छा वैसे नेगेटिव का 90 है। कॉसेक या साइन की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव के साइन 90 के, और साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो यानी कि भैया ये बराबर होगा नेगेटिव के 1 के। तो कॉसेक नेगेटिव का 90 क्या होता है? नेगेटिव का 1। पहली चीज तो ये हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे कॉट 90 की वैल्यू चाहिए तो कॉट 90 किसके बराबर होगा? भाई कॉट 90, अगेन ये नेगेटिव का 90 है तो कॉट और टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। नेगेटिव साइन को एंगल से बाहर फेंक देता है, और कॉट क्या होता है? 1 बाय टेंजेंट। ये हो जाएगा 1 बाय टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 होता है आपके पास इन्फिनिटी के बराबर, सही है ना। यानी कि आपके पास होता है 1/0, तो नीचे वाला 0 नीचे से ऊपर जाएगा तो ओवरऑल आपके पास 0 बन गया। ओवरऑल क्या बन गया? ये आपके पास 0। तो कॉट 90 इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब इसका फायदा क्या होगा? यहाँ पे इन तमाम चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बन गया आपके पास, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल नेगेटिव का 5 पाई बाय 2 एज इट इज। यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, नेगेटिव साइन ये बाहर वाला एज इट इज, कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव का 5 पाई बाय 2। तो कॉसेक 5 पाई बाय 2 किसके बराबर आया था हमारे पास जब हमने एंगल सिंप्लीफाई करवाया? 90 डिग्री के बराबर, और कॉसेक 90 इज -1, ऐसे ही है। तो भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 1। ये तो सॉल्व हो गया। अच्छा आगे देखो, आगे क्या है? आगे आ रहा है आपके पास ये नेगेटिव का 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, और बाहर एक और नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंदर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और 5 का स्क्वायर इज 25, एंड पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सिंप्लीफाई हो गया। आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा मेरे प्यारे बेटे सिंपल तरीके से क्या चीज?
आगे देखो, आगे ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना मल्टीप्लाई हो रही है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया cot 90 किसके बराबर आया, cot 5 पाई बाय 2 बराबर होता है cot 90 के, और चूंकि cot 90 की वैल्यू 0 आई है तो पूरी की पूरी टर्म वैसे ही खत्म हो गई। तो आपका फाइनली आंसर आ गया, हंसते खेलते, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, और 5 इंटू 25, 25 इंटू 5 बराबर होता है किसके, 125 के, और पाई स्क्वायर का पाई ये बन जाएगा पाई क्यूब के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, पाई क्यूब, और नीचे 4 2 इज 8। भैया आपका सिंपल वे में आंसर आ गया। भाई मैं तो बच्चों से कहता हूँ जिस बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता उसको दुनिया में कुछ नहीं आता भाई। तो अगला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये सर हाशिम की तरफ से गिफ्ट है जो आज पेपर में आया था, इसको खुद से बैठ के सॉल्व कर लेना, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको हमने एक एक चीज डिटेल में पढ़ाते हैं, और लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हम जो शॉर्टकट्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, एफएलपीज होते हैं, उनके साथ सॉल्व करवाया जा रहा होता है। तमाम जो रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर करवाए जाते हैं। दैट्स द रीजन कि बेटा नस की जो पहली पोजीशन आई है, नस के नेट नंबर 1 की, हमारे पास से है। 2025 की नस की जितनी पोजीशन थी हमारे पास से थी, ना सिर्फ नस की, चाहे एनईडी हो, मेरान हो, आईबी हो, कॉमसेट्स हो, यूईटी हो, उसके पीछे रीजन है कि भाई आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं। ये नहीं होता कि भाई आधे घंटे की क्लास में 2 चैप्टर्स कवर हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है, ये फरेब है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है, आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, और आपको हमारे हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं। तो जो भी टॉपिक कवर होगा उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन प्रैक्टिस मटेरियल का। इसके अलावा आप लोगों की प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती है, जो फीचर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। इसके अलावा आपके डाउट सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद होते हैं जहां पे आपकी डाउट टीम अवेलेबल होती है, आप डाउट को रेज कर सकते हो अपने पोर्टल्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके अलावा आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, और आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटी तैयारी कवर अप हो रही होती है। खैर, अच्छा भाई एक और क्वेश्चन हमारे पास जो आगे आ रहा था, ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये आ रहा है आपके पास, फाइंड एक्सलरेशन, फाइंड एक्सलरेशन इफ एक्स इज इक्वल टू 980 माइनस 490 टी स्क्वायर। तो भैया एक्सलरेशन कैसे निकालोगे, याद रखिएगा डिस्टेंस का। अब यहां पे आपको क्या गिवन है, इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू 980 माइनस 490 टी स्क्वायर। देखो अगर तो ये डिस्टेंस गिवन होता ना, तो डिस्टेंस का जो वन टाइम डेरिवेटिव होता है, डिस्टेंस का जो वन टाइम डेरिवेटिव होता है ना मेरा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर होता है वेलोसिटी के, सही है। और फिर वेलोसिटी का वन टाइम जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हूं ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वेलोसिटी को कर रहा है या आपके पास कर रहा है ये अल्लाह भला करे डिस्टेंस को। क्योंकि डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव आपके पास क्या है, डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव आपके पास होता है अल्लाह भला करे किसके बराबर, वेलोसिटी के। देन वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो अब मैं कंसीडर कर सकता हूं कि लेट्स सपोज ये आपके पास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, पहले डिस्टेंस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस 980 है, फिर माइनस का 490 टी स्क्वायर आ रहा है। इसका वन टाइम जब डेरिवेटिव लोगे तो ये वेलोसिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा, 980 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 490 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0 का 0, और 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, तो ये बन गया 980 इंटू टी के बराबर। तो आपने वन टाइम डेरिवेटिव ले लिया, सही है, आपने क्या ले लिया मेरे प्यारे बेटे, वन टाइम डेरिवेटिव। जब वन टाइम डेरिवेटिव लिया तो 980 टी आ गया। अब इसका जब एक और दफा डेरिवेटिव लोगे ना तब ये एक्सेलरेशन बनता है। याद रखिएगा डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। तो 980 टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 980 के बराबर। ओके, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अलोंग दी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के ऊपर नेगेटिव 980 मेरी एक्सेलरेशन आ रही है जो कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था सर, अंडर रूट के अंदर ये मौजूद था, अंडर रूट एक्स की पावर 2n माइनस का मॉडुलस ऑफ एक्स की पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, चूज a की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, a की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू, अच्छा ये पेपर यहाँ से रिमूव हुआ है मेरे पास, क्योंकि इधर भी स्क्रीन, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन इधर भी होती है बेटा, उधर भी होती है, तो एक पेपर मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ होता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई चूज a इज इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज लेसर देन 0 या नन, ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगर तो मेरे पास तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है कि रूट के अंदर x की पावर 2n माइनस का मॉडुलस x की पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, इसको सिंपलीफाई करने पे आंसर क्या आएगा। अब देखो ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करेगा, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे ने दिमाग चलाएगा वो सही सॉल्व कर लेगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास बेसिकली, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा।
देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर। कभी भी जब आप अंडर रूट ऑफ किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है और एक नेगेटिव में मिलता है। यही प्रॉपर्टी तो मॉडुलस की भी होती है। मॉडुलस आपको दो आंसर देता है, प्लस का भी और माइनस का भी। ऐसा ही है। तो यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बेसिक चीज है भैया, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर मुझे बताइए। इसके अंदर आपके पास कोई मुश्किल चीज नहीं है। बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई, हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। क्लियर है, बात समझ में आती है मेरा बच्चा। अच्छा, एक बच्चे का ये पेपर और आ रहा है, इसमें बच्चा फरमाता है कि सर क्वेश्चन गिवन था हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल। हमारे पास इररेशनल कौन सा है, क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। स्क्वायर रूट पाई, यानी कि भाई अंडर रूट पाई इररेशनल होगा आपके पास एक नंबर। या आपके पास पाई क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/√27 ये होगा। यानी कि एक ऑप्शन गिवन है अंडर रूट 3/√27। या फिर साइन 90 डिग्री एक ऑप्शन गिवन है। साइन 90 वैसे बराबर होगा किसके, 1 के। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 होगा। तो देखो भैया, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि दुनिया में रैशनल किसे कहते हैं, इररेशनल किसे कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रैशनल चीज क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो। इररेशनल वो होता है जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकंड नंबर के ऊपर जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जबकि वाइस वर्सा इररेशनल के अंदर आप कहते हैं कि भाई वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है और आपके पास क्या है, नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रैशनल का या इररेशनल के दरमियान का। अब देखो जैसे कि मेरे पास आ रहा है पाई। पाई बड़ा फेमस आपके पास इररेशनल नंबर है, सही है। तो पाई आपके पास क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो अगर स्क्वायर रूट पाई है तो ये भी इररेशनल ही रहेगा भाई। तो स्क्वायर रूट आने से रैशनल रैशनल फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपके पास इररेशनल ही रहेगा फिर भी, सही है। अच्छा, अंडर रूट 3/√27। तो अगर आप इसको सॉल्व करने पे जाओ, अंडर रूट 3/√27 अगला ऑप्शन ये था। तो रूट 27 क्या होगा, रूट 27 देखो मेरे पास बराबर होता है किसके, ये बराबर होगा, अल्लाह भला करे, 3 9 27। तो ऊपर आ गया रूट 3 का रूट 3, और 9 रूट से जब बाहर जाएगा 3 बन जाएगा, नीचे रूट 3 का रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ये होगा 1/3 के बराबर। तो 1/3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या है कि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो रैशनल नंबर है ये। यानी कि रूट 3/27 जो ये ऑप्शन अगला ऑप्शन गिवन था, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल की कैटेगरी में आता है, सही है। ये इररेशनल की कैटेगरी में आता है पाए वाला। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं देखूं इसको यहाँ पे, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 तो 1 है, ये तो आपके पास डायरेक्टली रैशनल आ गया। अच्छा, अंडर रूट 7 क्या होगा, अंडर रूट 7 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इररेशनल की कैटेगरी के ऊपर लाया करेगा। तो आपके पास खाली ऑप्शन नंबर ए और ये जो डी है ये इररेशनल है। अब देखो एक और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मेरे प्यारे बेटे, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको क्या चीज सॉल्व करनी है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, तो मैंने इसकी ट्रिक आपको अपने सर्कल्स के टॉपिक में भी पढ़ाई थी। आपके पास आंसर्स के अंदर इक्वेशंस मौजूद होंगी, सही है, आपके पास आंसर्स में क्या होंगी, इक्वेशंस अवेलेबल होंगी। तो आप बारी बारी इन पॉइंट को उठा के इक्वेशंस के अंदर डालो। जिस इक्वेशन के ऊपर ये तीनों पॉइंट वेरीफाई कर जाए तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं साइन नेगेटिव का 0.3 किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो भाई साइन नेगेटिव का 0.3 किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। देखो आपके पास दुनिया में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो एक फेमस फॉर्मूला होता है ऑल सिली टॉम कैट्स, या फिर अक्सर लोग इसको कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट और कॉट का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का होता है। तो साइन जो है वो अपने क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो आपके पास जाहिर सी बात थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जहां पे एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन था, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x प्लस 5 इज अ स्टेशनरी एट विच पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, स्टेशनरी पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट हो, ये सारी एक ही चीज के कई रुख के नाम है, एक ही चीज है ये मेरा बेटा। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ना स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू बतानी है, देखो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या गिवन है मेरा बेटा, आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x²
प्लस का 3x प्लस का 5, तो आपको स्टेशनरी पॉइंट बताना है। ये चीज मैंने भी आपको, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरा बेटा। कैसे करोगे, इसका वन टाइम पहले डेरिवेटिव ले लो। तो फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 2x² का डेरिवेटिव इट विल बिकम 4x, प्लस के 3x का डेरिवेटिव बन जाएगा प्लस का 3, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, अपनी एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल, तो f प्राइम x की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर नौजवानों, 0 के बराबर। तो मेरे पास सिंपल तरीके से बन गया 0 इज इक्वल टू 4x प्लस का 3। तो यहाँ से मेरा बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3, और ये 4x इक्वल टू किस तरफ मौजूद है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x। तो जो भी x का आंसर आया ना, इसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो, ओरिजिनल में, तो आपको अपना क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, स्टेशनरी पॉइंट आ जाए, ये सारे एक ही चीज के नाम होते हैं। मेरे जहन से निकल रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरे जहन से एक चीज निकल रही है, एक और इसका नाम होता था, कमेंट सेक्शन में अगर याद है तो आप बता दीजिएगा, मेरे ध्यान से कुछ निकल रही है। तो 3 पॉइंट्स कहलाते हैं ये, सही है ना भाई। तो खैर इसको यहाँ पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा, f इंटू नेगेटिव का 3/4, सॉरी 3/4, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव 3 का स्क्वायर इज पॉजिटिव का 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस का 3 इंटू 3/4, नेगेटिव का 3/4 सॉरी, प्लस का 5, सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 2 8 ज़र इज 16, तो ये बन गया 9 डिवाइडेड बाय 8, माइनस का 3 3 ज़र इज 9 एंड 4 का 4, एंड ऑब्वियसली प्लस का 5। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो क्या बन गया, सबके नीचे 8 का एलसीएम आ गया, ये बन गया 2 9 ज़र इज 18, और प्लस का 5 8 ज़र इज 40। 18 में से 9 निकालूंगा तो नेगेटिव का 9 बचेगा, सही है ना, 9 में से 18 जाएगा तो नेगेटिव का 9, नेगेटिव का 9, 40 में से 9 निकालोगे तो 31 बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 31/8। तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई आपके पास 31/8। एक्सट्रीम पॉइंट भी यही होता है, स्टेशनरी पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट हो, एक्सट्रीम पॉइंट हो, एक ही चीज के नाम होते हैं सारे के सारे, ये सही है। टाइप ऑफ डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, मगर होता है सारी की सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे होते हो। और यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 3/4 31/8, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये क्वेश्चन तो यार कल मैंने सॉल्व करवा दिया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द रिपीटेड क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सेल्फ इनवर्स। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ सेल्फ इनवर्स फंक्शन, क्यूब रूट ऑफ x, फंक्शन 3x प्लस 5, फंक्शन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और आगे एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास और कौन सा फंक्शन अपना ही उसका इनवर्स आ रहा है। तो भाई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप फंक्शन के अंदर उसी की अपनी वैल्यू को डालो और आंसर में आपको x मिल जाए तो इसका मतलब है सेल्फ इनवर्स है। तो आप डाल के चेक कर लो, जैसे कि आपके पास ये पर्टिकुलरली वैल्यू आती है, अल्लाह भला करे किसकी, क्यूब रूट ऑफ एक्स जैसे गिवन है। या तो आप बारी बारी सबका पहले इनवर्स निकालो, अगर आपको ये वाला मेथड मुश्किल लगता है ना, तो आप एक काम भी कर सकते हो कि आप सबका पहले एफ इनवर्स निकाल के चेक करो। आप इसका भी एफ इनवर्स निकालो, 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 सही है। उसके बाद आप देख लो कि भाई किस फंक्शन का एफ इनवर्स उसी के बराबर आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, जैसे कि लेट सपोज एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इनवर्स कैसे लेते हैं, इनवर्स का क्वेश्चन जो है ना पास्ट पेपर्स में बहुत आया हुआ है, और ये बच्चों के पास भी बहुत आता है इनवर्स का, तो मैं इसका इनवर्स लेना सिखाता हूं आपको। देखो इनवर्स कैसे लेते हैं, सबसे पहले जो आपके पास एफ एक्स आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दो वाई से, ओके। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, जो भी एफ एक्स है उसको रिप्लेस करवा दो वाई से, ये बन गया एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। परफेक्ट है, यहां तक की बात। अब एक्स की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करो, सेकंड स्टेप होता है एक्स की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करो। तो भाई एक्स माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है ना मेरा बेटा। इक्वल टू के बाद क्या है, एक्स प्लस का 1, इसको आप ओपन करवाओ, ओपन करवा के ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस का वाई, इक्वल टू के बाद क्या है, एक्स प्लस 1 एज इट इज का एज इट इज। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये वाई आ रहा है, सही है। तो अगर मुझे एक्स की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ, रिमेनिंग वैल्यूज को एक साइड पे कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा वाई एक्स माइनस का एक्स इक्वल टू के बाद 1 प्लस का वाई। अब यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिंपल y माइनस का 1, ओके, इक्वल टू के बाद क्या है 1 प्लस का y। अब ये टर्म देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास x की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई आपके पास सिंपल 1 प्लस का y, नीचे डिवीजन के अंदर y माइनस का 1। आपने x की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप होता है कि जहां जहां x आ रहा है, जो x आ रहा है इसको रिप्लेस करवा दोगे f इनवर्स के साथ, और जहां जहां y आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा x के साथ, तो ये आपके वहां वैल्यू आ गई। तो देखो क्वेश्चन का जब आपने f इनवर्स निकाला तो वापस से ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। ये तमाम शॉर्टकट्स हमने आपको सिखाई हुई होती हैं, इसका फायदा आपको ये मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x प्लस वन माइनस का वन अकर्स एट डैश। अब डिपेंड करता है ऑप्शन का गिवन है, ऑप्शन को डाल डाल के भी चेक कर सकते हो, ज्यादा आसान है भैया। सिंपल तरीके से आप डाल डाल के चेक कर लोगे अपने ऑप्शंस को, तो उसके ऊपर आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। मतलब वो इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। आप सिंपल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करोगे, डालोगे, आपके पास पर्टिकुलरली आपको कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भैया आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मॉडुलस x प्लस वन माइनस वन कहाँ मिलेगी। तो अगर मैं इसको वैसे बेसिक वे में भी सॉल्व करूँ ना, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस वन मिनिमम कहाँ होगा। अगर मैं इसको, चलो मैं ऑप्शंस भी छोड़ दूं, आप खुद सोचो मॉडुलस ऑफ x प्लस वन मिनिमम कब होगा, जब मैं x की वैल्यू ऐसी क्या रखूंगा। अगर मैं देखो x की वैल्यू, कुछ बच्चे बोलेंगे सर x की वैल्यू 0 कर दें। लॉजिकली अगर आप सोचो तो भैया, अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात हो रही है ना, फंक्शन की बात हो रही है, हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपसे एग्जामिनर फंक्शन की बात कर रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां पे होगी। फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन को जरा समझिएगा। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो 0 प्लस का 1, ये 1 बन जाएगा, सही है। और बाहर वाला माइनस वन क्या हो जाएगा, इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। ओके। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अल्लाह भला करे, यहाँ पे मैं -1 रखता हूं, तो -1 प्लस 1, उस सूरत में 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपको मिनिमम वैल्यू जो होगी कंप्लीट फंक्शन की, वो 0 पे नहीं मिल रही, वो x की जगह पे -1 रखने पे मिल रही होगी। डिपेंड करते हैं बाकी ऑप्शंस के होंगे, मगर ये बेसिक चीज है। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन गिवन था, साइन 12/13 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोटेंजन। कोटेंजन यानी कि कॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। उस सूरत में कैसे सॉल्व करोगे कि बेटा देखो, साइन 12/13 अगर मुझे गिवन है, तो भाई साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो सम पीपल हैव आपको गिवन है, तो आप यहां से क्या निकाल लो, अपना बेस निकाल लो। कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बेटे 13 का स्क्वायर इक्वल टू के बाद पी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो यहां से प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बहुत बेसिक वैल्यू आएगी, बहुत कॉमन वैल्यू है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 के बराबर। 12 का स्क्वायर होता है 144, यहां पर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल टू के बाद बी का स्क्वायर, तो 169 माइनस का 144, तो ये बराबर होता है 25 के। वैसे आपको यार पाइथागोरस वो मालूम होने चाहिए रिलेशंस। तो भैया आपके पास सिंपल तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं ना, आपको याद होने चाहिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 5 के बराबर। अब अगर मुझे कॉट निकालना है, तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेंजन का उल्टा। टेंजन होता है दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। तो कॉट क्या होता है, उसका उल्टा। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर वाज 12, so 5/12 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का जी एक्स प्लस का एफ वाई प्लस का सी विल बी अ पैराबोला इफ। देखो, दुनिया में पैराबोला कब आपको मिलेगा, पैराबोला अगर तो मेरे पास ये पर्टिकुलरली अगर तो मेरे पास ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है पैराबोला की। सेकंड डिग्री क्या आ रही है भैया, ये मेरे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है, और कुछ डेटा गिवन है यहाँ पे, सही है, नहीं कुछ भी नहीं गिवन, सही है। तो अगर तो मेरे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है ना पैराबोला की, तो याद रखिएगा पैराबोला की खास बात क्या होती है। पैराबोला की दुनिया में इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू मौजूद होती है। तो भाई पैराबोला आपको उस सूरत में मिलता है, पहले नंबर के ऊपर एक तो भैया कॉनिक्स के लिए एक्स वाई नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर सर्कल्स के अंदर, एलिप्स के अंदर या हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का मौजूद होना कंपलसरी है। मगर पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से किसी एक वैल्यू का मौजूद होना जरूरी है, सिर्फ किसी एक वैल्यू का। तो भाई पैराबोला की कंडीशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू सिर्फ मौजूद होनी चाहिए। और ऐसा तब पॉसिबल होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा कि अगर मैं इनके जो कोफिशिएंट है ए या बी, अगर वो 0 के बराबर कर दूं, तो ए या बी इनमें से कोई एक वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी ना, तो भैया आपके पास उस सूरत में पॉसिबल है। यानी कि अगर ए 0 है तो बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर बी 0 है तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू अगर मौजूद होगी ना, तो उसका मतलब क्या है, इक्वेशन पैराबोला की फॉर्म हो रही होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, रिपीटेड है भैया, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद बल्कि कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि एरिया ऑफ अ कर्व आपको निकालना था बाउंडेड बाय, और एक फंक्शन आपको गिवन है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया अंडर द कर्व का सिंप्लीफाई कर दो। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 एंड एक्स एक्सिस इज डैश। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास कोई कर्व आ रहा है, और वो कर्व क्या है, फंक्शन आपको गिवन है 3x स्क्वायर का, आगे आ रहा है प्लस का 2x माइनस का 3।
आगे कह रहा है एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। तो भाई एक इक्वेशन ये गिवन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है y इज इक्वल टू जीरो की इक्वेशन। ये किसके बराबर होती है, y इज इक्वल टू जीरो के बराबर की। सिंपल तरीके से जहां पे एफ एक्स आ रहा है उसकी जगह पे जीरो डालोगे तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री। तो यहाँ से आप अपनी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो भी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाए, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास सिंप्लीफाई होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही फॉर्म होगा आपके पास और कोई तरीकेकार नहीं होगा। दीज आर नाइन बनेगा ना, हाँ सही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म होगा हमारे पास तो यहाँ पे। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपकी लिमिट होगी, एक अपर लिमिट आएगी एक लोअर लिमिट आएगी आपके पास, फिर सिंप्लीफाई करवाओगे, इसको सॉल्व खुद से करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा था, इफ 3 and 8 आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ द डायगोनल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर जो भी आपके पास ट्राइंगल की साइड्स आ रही है ना उनके स्क्वायर्स के सम के, उनके स्क्वायर्स के सम के। तो आपके पास डायरेक्टली लेंथ ऑफ द डायगोनल का कांसेप्ट हो जाएगा सॉल्व। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू बताइए, किसको बताइए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू बताइए अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम 2,0। इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, अगर कभी भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है ना, आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे देखो सर्कल की इस इक्वेशन के अंदर आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या है, आपके पास रेडियस आ रहा है 1 के बराबर और ये आपको एक पॉइंट गिवन है 2,0 का, ऐसे ये पॉइंट गिवन है 2,0 का। अब करोगे क्या, तो भैया सिंपल तरीके से मुझे साफ तौर पर वैसे दिख रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल कैसा है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि भैया इस सर्कल के अंदर लीनियर एक्स और लीनियर वाई नहीं आ रहा, यानी कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर हुआ हुआ है। तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करनी है तो टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फिर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से, अगर मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लेट सपोज P के बराबर है और सर्कल का जो सेंटर था वो O के बराबर है, तो यानी कि आपने बेसिकली O इंटू P का डिस्टेंस निकालना है, उसका स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। नहीं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर सर्कल की जनरल इक्वेशन, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। नहीं तो एक शॉर्टकट क्या होता है, देखो शॉर्टकट यहां पे समझो कि अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना है, सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बेटे आप सेंटर टू द पॉइंट डिस्टेंस निकाल लोगे। तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है कि आपको सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे गिवन है, मुझे कैसे पता चला, अब अगर आपने सर्कल का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो आपको बात मालूम होगी कि भाई इक्वेशन साफ तौर पे बता रही है कि यहाँ पे चूंकि आपके पास 0,0 होगा सेंटर, क्योंकि आपके पास लीनियर एक्स भी नहीं आ रहा लीनियर वाई भी नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा आपके पास जो 2gx होता है और 2f(y) होता है ना, यहाँ पे आपके पास g और f रिप्रेजेंट करता है सेंटर को। तो अगर ये दोनों गायब है तो इसका मतलब सेंटर क्या है, ओरिजिन के ऊपर है। तो आपने सिंपल तरीके से o इंटू पी का डिस्टेंस निकाल लोगे, तो o इंटू पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0,0 से लेके आप 2,0 का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 2 के बराबर ही आएगा। तो वो 2 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर फिर माइनस का साइन, और रेडियस क्योंकि साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि इक्वल टू के इस तरफ जो मौजूद है रेडियस है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 के स्क्वायर के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, the transformed equation from x square plus 4x plus 2y is equal to 5 to x square plus 2y square is equal to 9 by substitution। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑप्शंस का गिवन है, ऑप्शंस गिवन होंगे आप डाल के चेक कर सकते हो। समेशन का क्वेश्चन आया हुआ था भाई, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट हो चुका है, 1 डिवाइडेड बाय k फ्रॉम 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डिग्री 15 मिनट का आया हुआ है, ये भी रिपीट हो चुका है, बट आपकी बारी में रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। तो भैया सबसे पहले 10 डिग्री है, प्लस का साइन 15 मिनट है, 15 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो ओवरऑल कंप्लीट वैल्यू आपकी डिग्री में आ जाएगी। जब डिग्री में आ जाएगी तो उसको फिर पाई बाय 180 पे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, अरे भाई ये हो जाएगा 10 का 10 15 बाय 60 क्या हो जाएगा, 15 के टेबल के अंदर 4 के ऊपर 60 आता है ना, क्यों 15 2 30 होता है, 15 3 इज 45 15 4 विल बी 60, तो ये बन गया 1/4।
तो 1/4 होता है वैसे 0.25 के बराबर। सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं तो यार एक काम कर लो, आसान काम, एलसीएम ले लो इसका। यहाँ पे 10 प्लस का 1/4 क्या बनेगा, 4 10 40, 40 प्लस का 1, 41 डिवाइडेड बाय 4। अब आपके पास ये क्या बन गया, यानी कि डिग्री के अंदर ये आ गया 41 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप सिंपल तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करवा लो। रेडियन में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करोगे, पाई बाय 180 पे सिंप्लीफाई, जो भी आंसर है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का ही आ रहा है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिए। बाकी सर हंजला बुखारी इन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो सोल्यूशन आपके लिए डिजाइन कर देंगे। याद रखिएगा प्रोफेसर हंजला बुखारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करिएगा। उनका पैर फ्रैक्चर है बट स्टिल वो आप लोगों के लिए लेक्चर डेली बेसिस पे डिजाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस कॉम के बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख जाएं भैया। तो आप लोगों के पास सर हंजला बुखारी डेली बेसिस के ऊपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लेक्चर डिजाइन नहीं कर पा रही क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर है, बट वो आप लोगों के लिए डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर वैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास आपको पूरी टीम बेतहाशा मेहनती मिलती है। तो फायदा यही होता है कि भाई बैजेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक बंदा सुबह केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही कंप्यूटर पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, या इंग्लिश का टीचर बैठ के गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। तो हर सब्जेक्ट पे आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। प्रोफेसर हंजला बुखारी फिजिक्स के प्रॉपर टीचर हैं, बट वो हमारे पास एकेडमिक काउंसलर भी हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो जाहिर सी बात है वो टीचिंग से ज़्यादा एकेडमिक काउंसलिंग साइड पे होते हैं, मगर जब क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं, तो वो अपना एक्चुअल टाइम निकाल कर, जो उनका अलग से टाइम होता है उसको निकाल के आपके लिए मेहनत करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपको प्रोफेसर बिलाल भी मिलते हैं, प्रोफेसर रोनल्ड भी मिलते हैं। मैथ्स के अंदर ये बंदा नाचीज भी मौजूद है, जिनको इसको शौक है तो खुद बैठ के सारे काम करता है, मगर प्रोफेसर आफ्ताब भी मैथ्स को आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके पास केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री के मल्टीपल प्रोफेसर हैं। जो बच्चे अप्लाइड साइंसेज की एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए प्रोफेसर रहीम है, प्रोफेसर शाफी हैं, मल्टीपल प्रोफेसर और भी बैक साइड पे होते हैं। तो बताने का मकसद बहुत बड़ी टीम है, जिनमें से कई लोगों को तो अभी भी जानते ही नहीं है, जो इंशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट बैचेस के अंदर आपको उनके चेहरे पता चलेंगे। तो अभी हमने उनकी दीदारे आम नहीं करवाई किस्म का। और पहले नंबर के ऊपर ही इस पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन ही आ रहा है वो आ रहा है, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट अगर b है, लोअर लिमिट अगर 0 है, तो x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो बताइए 2 इंटू ई की पावर 3 इक्वल टू की दूसरी तरफ मौजूद, तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे कॉम के बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे भाई, हमारे बैजेस के बच्चे तो मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी। क्वेश्चन बेसिकली गिवन है x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग, अच्छा इक्वल टू के इस तरफ एक और वैल्यू है 2 इंटू ई की पावर 3, तो एग्जामिनर b की वैल्यू पूछ रहा है। सारी बातें भूल जाओ, सबसे पहले तो भैया बताओ x इंटू ई की पावर x को कैसे सॉल्व करोगे। मेरे प्यारे बच्चों इसकी शॉर्टकट मैंने सिखाई थी आपको। क्या शॉर्टकट होती है इसकी, भाई इसकी शॉर्टकट होती है, एक शॉर्टकट सिखाई थी, कभी भी अलजबरा आ जाए और नेचुरल एक्सपोनेंट आ जाए। यहां पर ये u है और यहां पे ये v है, u की जगह पे x आ गया, v की जगह पे आ गया e की पावर x, नॉर्मल सी बात है। आप सिंपल तरीके से u का डेरिवेटिव लेते हैं तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1, और फिर आपके पास पर्टिकुलरली 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर x, फिर उसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर x, नॉर्मल सी बात है। आपने करना क्या होता है, स्ट्रिक के अंदर ऊपर वाली टर्म को नीचे से कंबाइन कर दो, इस वाली टर्म को इस तरह एरो बना दो, इधर प्लस फिर माइनस, तो x इंटू ई एक्स को विद इन सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो, बाय पार्ट्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या शॉर्टकट है कि भैया तुमने जो तुम्हारे पास अलजबरा वाली वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेते जाओगे जब तक 0 ना आ जाए, और जो आपके पास e की पावर x है जो नेचुरल एक्सपोनेंट है उसका आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते जाओगे जब तक जहां तक आपके पास 0 वाली वैल्यू ना रीच कर जाओ, यानी कि उतने स्टेप्स तक लोगे जब तक आपके पास सामने 0 वाली वैल्यू आपके पास ना मौजूद हो। तो ये आपके पास बेसिक सी ट्रिक होती है। उसके बाद आप इस तरीके से अल्टरनेट एरोज बनाते हो और फिर अल्टरनेट साइन लगाते हो। अब इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो x इंटू ई की पावर x बन गया, फिर नेगेटिव का e की पावर x बन गया, तो विद इन सेकंड्स के ऊपर आपकी इंटीग्रेशन ये हो गई अप्लाई। सही है, अब फाइनली अपनी लिमिट्स को अप्लाई करेंगे मेरा बेटा। यहां पे आ रहा है 2 इंटू ई की पावर 3। अब फाइनली क्या करोगे, इसको अप्लाई करने के ऊपर चले जाओगे। तो भाई कैसे अप्लाई करोगे लिमिट्स को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आ जाएगा b एक दफा, फिर e की पावर b, फिर माइनस का e की पावर b, ये अपर लिमिट डाल दी आपने, फिर माइनस का साइन एक दफा, लोअर लिमिट को आप डालोगे। चाहो तो पूरी टर्म पे एक साथ कर लो, नहीं तो चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, टोटली वैसे आप पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में तो एक साथ ही कर लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा यार। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस का e की पावर 0 इक्वल टू के बाद 2 इंटू ई की पावर क्यूब। अब ये क्या बन गया, ये बन गया b इंटू ई की पावर b माइनस का e की पावर b, माइनस का साइन ये कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 0 नेगेटिव का 1 इक्वल टू के बाद 2 इंटू ई की पावर 3, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन गया प्लस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा e की पावर b को यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा b माइनस का 1 इक्वल टू के बाद क्या है 2 इंटू ई का क्यूब। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो b चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो b चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है, हमें b चाहिए ना। तो यहाँ पे रखते हैं तमाम वैल्यूज को e इंटू बी,
और b माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 2 इंटू ई का क्यूब प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे इसको फर्दर देखो, सॉल्व आप इस पैटर्न पे कर सकते हो या आप अपने ऑप्शंस को ट्राई करोगे। फिर अब आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद होंगे उनको डाल के चेक कर सकते हो आपको बी की वैल्यू क्या आ रही है। नहीं तो एक और तरीका ये कि आप दोनों तरफ ln को अप्लाई कर दो। एक आसान तरीका ये कि अगर आप इसको जैसे e की पावर b को करना चाहते हो दोनों तरफ ln अप्लाई कर दो, इधर भी ln अप्लाई हो जाएगा, फिर उधर भी ln अप्लाई होगा। फिर तो उस सूरत में फिर ये बनेगा ln इंटू ई की पावर b, फिर b माइनस का 1 इंटू यहाँ पे भी ln अप्लाई हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 3 माइनस का 1। एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, उससे एटलीस्ट फायदा ये होगा कि आपके पास b की वैल्यू निकल सकती है। एक तरीका सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, बट अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या आ रहे थे। मैंने आपको बड़े मजे से शॉर्टकट वगैरह सिखा दी, सही है ना भैया। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि 1 है, 2 है, 0 है या 4 है। तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट सपोज e की पावर 1, तो ये e की पावर 1 एज इट इज, फिर यहाँ पे 1 माइनस का 1 ये 0 बन जाएगा ये तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, 0 रखने के ऊपर तो पूरा खत्म हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 2 रखूं, तो उस सूरत में जहां जहां b आ रहा है अगर उसकी जगह पे मैं 2 रखूं तो ये 2 माइनस का 1 बन जाएगा। 2 माइनस का 1 1 के बराबर होगा, वो भी नहीं पॉसिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 3 रख के चेक करूं तो e की पावर 3 बन गया, और ये बन गया आपके पास 3 माइनस का 1 2 के बराबर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, हो सकती है भैया, ये कुछ पॉसिबिलिटी लग तो रही है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकता है हमारे पास। अगर ये बन जाए, अगर ये हो जाए तो कोई पॉसिबिलिटी बनती है, मगर ये माइनस का 1 यहाँ पे आ रहा है यार, माइनस का 1 भी तो आ रहा है, माइनस का 1 भी तो आ रहा है। एक सेकंड वेट अ सेकंड, प्लीज वेट अ सेकंड। ये देखो भाई, यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ भी है, आगे प्लस के बाद भी कुछ था, मे बी 1, प्लस के बाद भी कुछ था बच्चे ने लिखा हुआ है, तो अगर तो प्लस के बाद जैसे 1 था ना, हाँ तो फिर तो ठीक है ना यार, फिर इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस सूरत में वेरीफाई इसको कर देगा, वेरीफाई बिल्कुल कर रहा है उसको। तो फिर आप सिंपल अपनी यहाँ तक की क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे, फिर जहां जहां बी आ रहा है ना हिट एंड ट्राई मेथड पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली प्लस के 1 के साथ होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है ना भैया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, नस में टॉप पोजीशन लेकर आए, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, एनईटी के अंदर, यूईटी के अंदर, मेरान में, तो आपने न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो फीचर्स हमारे बैचेस में आपको मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको ऑफर नहीं कर रहा होगा, और इस मिनिमल कीमत के ऊपर तो ऑफर कर भी नहीं सकता। खैर एग्जामिनर कुछ कहता है कि भाई फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल ऑफ 0.5 से लेके ई। अब ई बराबर होता है भैया किसके, 2.712 के। तो अब यहाँ पे फंक्शन नहीं मेंशन कि फंक्शन क्या था, अब यहाँ बच्चे ने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा हुआ भाई, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। वी डोंट नो द फंक्शन। 0.5 के बाद तो बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं, 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0.8 भी 7 भी हो सकता है, फिर 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है, फिर 2.713 की वैल्यू होती है ई की, तो क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। एग्जामिनर कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 54,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 और 5, सही है। और आपको क्या करना है, आपको जो है ना 54,000 से एक छोटा नंबर बनाना है, यानी कि 5 डिजिट तो आपको क्रिएट करना है बट छोटा। अब यहाँ पे दो तरह के केसेस बन सकते हैं। अब देखो या तो मैं जो है ना एक इस तरह के नंबर्स क्रिएट कर सकता हूं कि अगर मैं देखो मेरे पास टोटल प्लेसेस कितनी मौजूद हैं, पहले जरा बात समझो, पहले बेसिक जबान समझो। हमारे पास 5 प्लेसेस मौजूद हैं, ये यूनिट प्लेस हो गई, ये 10 प्लेस, ये 100, ये 1000 और ऑब्वियसली देन दिस विल बिकम योर 10,000 प्लेस। ओके ये तो बेसिक चीज है। एक केस मेरे पास क्या हो सकता है, एक केस तो ये हो सकता है चूंकि मुझे 54,000 से छोटा नंबर डिजाइन करना है ना, तो अच्छा बेटा अब देखो हम लोग केस नंबर 1 के अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर 5 लूं, अगर मैं फिक्स हो जाऊं कि भाई स्टार्टिंग में कहां से कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग अगर 5 से करता हूं, तो यानी कि 5 क्या है, एक सिंगल नंबर ऑफ वे है कि मैं स्टार्टिंग में किससे कर रहा हूं, स्टार्टिंग में अगर मैं 5 लेकर आऊं, यानी कि भाई टोटल मेरे पास 5 चॉइसेस है ना, उनमें से अगर मैं फिक्स कर दिए कि मैं स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं, 5 से कर रहा हूं, तो यानी कि मैं एक कोई चॉइस ले रहा हूं, इसका मतलब क्या मैंने अपनी एक चॉइस यहां पे जाया कर दी। अब मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी बची, 4 वेज बचे मेरे पास, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बची, अब खाली 4 चॉइसेस मेरे पास बची हैं। कौन कौन सी, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 होगी और एक 4 होगी। अब देखो अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर 5 रख रहा हूं तो मैं आगे 4 नहीं रख सकता, क्योंकि फिर
अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा तो जाहिर सी बात है फिर आगे कोई भी नंबर डालूंगा 54,000 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ के लिए मुझे सेकंड प्लेस के लिए 4 को निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर सेकंड प्लेस के ऊपर मेरी नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3 वेज आ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अब जब मैं 100 प्लेस पे जाऊंगा तो वहां पे मैं 4 को इस्तेमाल कर सकता हूं, वहां पे मैं 4 को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे 1 या 2 या 3 में से कोई भी एक नंबर डाल देना है, सही है। मेरे पास 3 नंबर ऑफ वेज हैं सेकंड डिजिट के लिए। जब मैं थर्ड प्लेस के ऊपर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैंने 3 में से कोई एक नंबर यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, तो मेरा एक प्लेस मेरी कम हो गई। और 4 को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखो टोटल तुम्हारे पास 5 चॉइसेस थी, तुमने एक चॉइस पहली प्लेस में डाली, दूसरी चॉइस आपने 1000 प्लेस पर डाली, अब आपके पास अभी भी 3 चॉइसेस मौजूद हैं। और चूंकि आप 4 इस्तेमाल कर सकते हो तो मेरे पास 3 वेज ही रहेंगे। फिर उससे आगे जाके एक कम और हो जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, उससे आगे फिर 1 आएगा। तो क्या बन गया, 3 3 9 9 2 18। तो केस नंबर 1 में आपके पास 18 वेज आ जाएंगे। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 ये होगा कि भाई आप सिंपल तरीके से क्या करो, स्टार्टिंग के अंदर जो है ना 5 को निगलेक्ट कर दो, स्टार्टिंग के अंदर 5 ना इस्तेमाल करो। उस सूरत में फिर आपके पास 4 वेज होंगे पहले प्लेस के लिए। फिर जब आगे जाओगे तो अब आगे 5 भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो 5 भी इंक्लूड होगा। तो टोटल तुम्हारे पास 5 चॉइसेस हैं, तो उसमें से 5 भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर एक चॉइस तुमने पहले डाल दी है, एक चॉइस आपने पहले डाल दी है, चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 वेज, फिर आगे एक और कम हो जाएगा 3 वेज, फिर आगे आ जाएगा सिंपल 2 वेज, और आगे फिर एक वाई। तो 4 4 16 और 16 इंटू 6 आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 96 के बराबर। इन दोनों को एडअप करवा लोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ऐड करने के ऊपर किसके बराबर, 8 और 6 14 का 4 और 1 और 1 114, सही है। किसके बराबर आ जाएगा, 114 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करनी थी और कुछ ऑप्शंस आपको गिवन थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई करना है बेटा। हमारे पास लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। तो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा यार, सही है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कंटिन्यूस फंक्शन और नॉन कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1 व्हेन x इज लेसर देन 1, सही है। व्हेन x इज क्या है, लेसर देन 1 आ रहा है, ओके। आगे कहता है एंड 2 एट x इज इक्वल टू 1 देन 2x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट f इज इक्वल टू 1 एंड डिसकंटिन्यूस एट f इज इक्वल टू, यार एक में नेगेटिव 1 होगा, में पॉजिटिव 1 होगा, चलो खैर दोनों की बात लेके चल लेते हैं। भाई सबसे पहले तो याद रखिएगा कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कभी भी फंक्शन कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस कब होता है, कभी भी फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाए। तो भैया आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1 एट एक्स लेसर देन 1। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई लिमिट एक्स मेरी कहाँ अप्रोच कर रही है, 1 के ऊपर, और ये मेरे पास नेगेटिव का मैंने साइन लगा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो मेरे पास टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 1। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे अप्रोच 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा सिंपल 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2। अच्छा भाई इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करोगे तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे भी 1 ही है पॉजिटिव का, और यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन आ रहा है 2x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2। यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू ही आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इंटू 1 मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपके पास सिंपल तरीके से फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अच्छा ये आपको ऑप्शंस गिवन थे, सॉरी ये आपको ऑप्शंस गिवन थे, उसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने डाली और राइट हैंड लिमिट आपने डाली तो आपके पास आंसर सेम आ रहा है, फंक्शन इसका मतलब क्या कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि भैया एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे प्यारे बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोग जो है ना यहाँ पे ट्री टेबल बनाने के ऊपर चले जाएंगे, ट्री टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। कॉइन्स के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, 2 की पावर 4 16 के बराबर होते हैं ना मेरा बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है 16। एग्जामिनर कह रहा है कम से कम एक हेड हो। अब आप लॉजिकली सोचो, 16 इवेंट्स को बनाने की जरूरत नहीं है, कम से कम एक हेड का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना कोई भी ऐसा ना, जो भी तुम्हारे फेवरेबल इवेंट्स होंगे वहां पे कम से कम एक हेड होना चाहिए। यानी कि भाई ऐसा भी आएगा अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा हेड हो वो भी चलेगा, अगर तुम्हारे पास एक से सारे के सारे हेड हो वो भी चलेगा। तो भाई तुम्हारे पास एक मिनिमम एक हेड होना चाहिए, मिनिमम एक हेड, एक होगा वो भी चलेगा, एक से ज्यादा होगा वो भी चलेगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा ना जहां पे सारे हेड्स नहीं होते, जहां पे सारे टेल्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखो
इन 16 में से सिर्फ एक ऐसा केस होगा ना जहां पे सारे के सारे टेल्स होंगे, कोई भी हेड नहीं होगा, सिर्फ एक केस ऐसा होगा, बाकी तो सारे के सारे इवेंट्स के अंदर आपके पास अल्लाह भला करे वो होंगे, हेड होगा कोई ना कोई, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार के चार होंगे। तो इसका मतलब क्या आंसर क्या आ जाएगा? 15/16। बेसिक जहन से सोचने का क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 1। बेसिक तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करोगे? डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर 1 का डेरिवेटिव 0, फिर बीच में लगाओगे प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया तो उसको अप्लाई कर दोगे। बेसिक चीज है यार, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। कॉमन ले लो बेशक यहाँ से e की पावर x को, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस का sin x प्लस का 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? अ पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस, अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल। पेयर ऑफ कॉइन का मतलब क्या है? दो कॉइन्स उछाले गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ जाएंगे? 2 की पावर दो कॉइन्स उछाले गए ना, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, टोटल इवेंट्स आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, सेम कॉन्सेप्ट है भाई। देखो इसको ऊपर समझा भी देता हूँ चलो। अगर आपके पास दो कॉइन्स हैं तो भाई एक उसका इवेंट होता है हेड हेड, एक होता है हेड टेल, एक होता है टेल हेड, एक होता है टेल टेल। एग्जामिनर कह रहा है तुम्हें वो सारे इवेंट्स बताने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसमें तुम्हारे पास एक या एक से ज्यादा टेल्स आए। तो भाई इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। लॉजिकली सोचो, सिर्फ एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कोई भी टेल नहीं होता, वो हेड हेड का होता है, उसके अलावा वाले बाकी सारे तुम्हारे केसेस होंगे। तो आंसर क्या होगा? 3/4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फंक्शन अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो बताइए फंक्शन एफ प्राइम नेगेटिव के 3 पाई के ऊपर। सॉल्व कर लो यार इसको भी। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? ये बराबर होता है 2 सेक एक्स के, और फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स के। किसके बराबर होता है? सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स के। अब जहां जहां तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है उसमें उसकी वैल्यू को डाल दो, आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेगेटिव का 3 पाई डालना है। अच्छा सेक 3 पाई होता क्या है? 3 पाई पहले सॉल्व करोगे तो ये बराबर होगा 180 बाय पाई के, तो पाई से पाई कट गया, 3 इंटू 18, तो 3 8 ज़ार 24 का 4 एंड 2 कैरी एंड 3 1 ज़ार 3 एंड 2 540। ये बराबर होता है 540 के। 540 360 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको 360 में से सेपरेट करवाओगे सॉल्व करने के लिए। सही है ना यार? सही तो सॉल्व किया। नहीं सही है। 3 8 ज़ार 24 का 4 और 2 कैरी एंड 3 1 3, सही है, परफेक्ट है। 14, और 14 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे, 14 में से जब 6 जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है क्या बचेगा? 8 बचेगा। 14 में से अगर 6 जाएगा तो मेरे पास ये 8 आ गया, और ये आ गया 180, यानी कि बराबर होगा ये 180 डिग्री के। 3 पाए वैसे यार डायरेक्टली भी कर सकता था, आई एम सो सॉरी यार, मेरा माई माइंड इज नॉट माइंडिंग। सही है ना भैया? तो 180 डिग्री वैसे बन रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है 3 पाए है ना यार हाशिम, पाए फिर पाए फिर पाए, तो ये तो तुम्हारे पास जाहिर सी बात है क्या बन गया? 2 पाए के ऊपर 360 बन गया, और पाए क्या होगा? 180 होगा। अकल का इस्तेमाल करते भाई। तो माय बैड। सही है भैया, डायरेक्टली 180 बन गया। अब देखो सेक होता क्या है, खुद सोचो। सेक 180 किसके बराबर होगा? सेक 180 किसके बराबर होगा? सेक बराबर होता है 1/cos के। और हमें ये बात मालूम है कि cos का फंक्शन कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास दुनिया में हमेशा याद रखिएगा, जो कॉस होता है ना वो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा एंगल देता है? एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कॉस कैसा एंगल देता है भैया? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। कॉस एक्स एक्सिस पे आपको प्लस का 1 और माइनस का 1 देता है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर ये 0 देता है, जबकि साइन एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 0 देता है और वाई एक्सिस के ऊपर +1 -1 देता है। तो अगर मैं 180 पे खड़ा हूं तो 180 का मतलब क्या है? नेगेटिव का 1 होगा। और टेंजन कैसा देगा भाई? टेंजन 180 के ऊपर आपको 0 देगा, क्योंकि टेंजन एक्स एक्सिस पे 0 का एंगल देता है, और टेंजन 90 आपको वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा इन्फिनिटी देता है। तो खैर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 का 2। अब देखो सेक सेक नेगेटिव का 3 पाया था, यानी कि नेगेटिव का 180 है, तो सेक नेगेटिव का 180 क्या होगा? अब देखो सेक नेगेटिव का 180, अब जरा लॉजिकली समझिएगा बात को। तो सेक की ये प्रॉपर्टी होती है या कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉस के अंदर या सेक के अंदर कभी भी जब नेगेटिव का एंगल जाएगा ना वो उसको पॉजिटिव में खुद ही कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि सेक पॉजिटिव का 180 है, तो आंसर क्या होगा? सेक 180 का। तो सेक 180 बराबर होता है किसके? 1/cos 180 के, और cos 180 नेगेटिव 1 होता है चूंकि, तो नेगेटिव का 1 आ गया। सिमिलरली सेम यहाँ पे सेक नेगेटिव 180 किसके बराबर होगा? नेगेटिव 1 के, और टेंजन 180 क्या होता है? 0 के। तो ओवरऑल पूरी टर्म का आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। बेसिक चीज है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, देखो ये सारी बातें आपको बैचेस के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई होती हैं, तो अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं करा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? बैचेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ये लाइव क्लासेस स्पेशली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट होती हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इस वक्त एप्टीट्यूड की फीस 70,000 रुपए चल रही है। तो भैया आपको जो हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं, वही टीचर जब दूसरे इदारों में जाके पढ़ाते हैं तो वहां पे
2.5 लाख रुपए की सैलरीज होती हैं, वो सैलरीज हम भी पे करते हैं, और वहाँ पे जो फीसेज होती हैं 70,000 रुपए की होती हैं। बट हमने इस सिस्टम को इतना एडवांस किया है कि इस कौम के बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कि वही टीचर्स हमारे इदारे में आके जब पढ़ाते हैं तो आपको बहुत मिनिमम कीमत आप पे कर रहे होते हो, सही है। तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर्स मिलते हैं, प्लस लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर होता है, प्लस जो भी क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है और कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का प्रॉपर्ली आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होता है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होती है कि भाई आपके प्रॉपर्ली हर हफ्ते टेस्ट कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट कंडक्ट होंगे, एफएलपीस कंडक्ट होंगे, उन सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा होता है, और ये तमाम वीडियो सॉल्यूशन हमारे हर सब्जेक्ट में आपको तीसरे टीचर मिलते हैं जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर होते हैं। इनका काम होता है हर चीज कवर अप करवाना। दैट्स द रीजन कि बेटा नस के नेट 1 में भी पोजीशन है, नस के 2025 में भी पोजीशन है, नस के 2024 में भी पोजीशन है। एनईटी के अंदर इस साल हमारी 131 पोजीशन थी, मेहरान यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन थी, जीआईकेआई के अंदर तमाम टॉप 10 की पोजीशंस में से 4 पोजीशन हमारे पास से थी, यूईटी की टॉप पोजीशन थी, कॉमसेट्स की टॉप पोजीशन थी, लम्स की टॉप पोजीशन थी, एमटी कैट में टॉप पोजीशन थी। उसके पीछे रीजन क्या है? आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिल रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, वो जो तीसरे प्रोफेसर है ना उनसे भी मुलाकात करने का मौका मिलता है लाइव डाउट क्लासेस के अंदर, कि भाई क्लास के दौरान तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास भी आपकी कंडक्ट होती है। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपके प्रॉपर्ली चैटिंग ग्रुप होते हैं जहां पे अपनी चैट्स को कर सकते हो, अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो, वहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा होती है। ये तमाम फीचर्स आपको पाकिस्तान में कोई और इदारा ऑफर नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, सही है ना बेटा? तो आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 माइनस का 2 माइनस का रूट 2 डिवाइड बाई 2। यार बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। कैसे? कि भाई सिंपल, यहाँ पे 2 तरीके सॉल्व करने का, तो एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम ले लो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे रैशनलाइज करवा लो, इसको रैशनलाइज करवा के भी सॉल्व कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डायरेक्टली 2 मेथड्स हैं और बहुत सिंपल से मेथड है। आपके पास जो है ना इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के हमारे पास डायरेक्टली 2 मेथड्स आ रहे हैं। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे कहता है कि भैया 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 माइनस का 2 माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, देन ये किसके बराबर होगा सॉल्व करने पे? तो भाई इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ, आप बेसिक तरीके से यहाँ पे एलसीएम अप्लाई कर दोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। बेसिक बच्चों वाली चीज है ये, इस तरह के एमसीक्यूज तो हलवा एमसीक्यूज होते हैं। सिंपल, आप यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करो यार, ये 2 इधर आएगा, ये 2 प्लस 2 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे a प्लस बी 2a माइनस बी का फॉर्मुला अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 खत्म हो जाएगा स्क्वायर के ऊपर। तो बेसिक चीज है भाई, सॉल्व हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है आंसर 0 के बराबर आएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर समेशन का क्वेश्चन आ जाए, और समेशन कैसा है? समेशन तुम्हारे पास आ रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, और उसका आंसर भी उसने दे दिया 285 के बराबर है, तो बताओ एंडिंग वैल्यू क्या थी? तो भाई सिंपल, सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा तुम्हारे पास k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है ना, नीचे डिवीजन में 6 आ गया, और इक्वल टू के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 285। तो यहाँ पे जहां जहां k आ रहा है ना उसको रिप्लेस करवा दो a के साथ, और फिर सिंप्लीफिकेशन करवाओ। इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओ तो ये बन जाएगा a इंटू ए प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1, नीचे डिवीजन में आ गया 6, और यहाँ पे आ रहा है 285। आसान शॉर्टकट बताऊं, जो बारी बारी ऑप्शंस गिवन है ना उनको यहाँ पे अप्लाई कर मारो, हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करो, जिसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ इट्स नंबर देन द नंबर विल बी डैश। तो भैया ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, अगर एक नंबर का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस है उसी नंबर के बराबर, तो नंबर क्या होगा? नंबर तो बहुत सारा हो सकता है भाई। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, तो लेट सपोज 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर और 0 इंटू 2, 2 इंटू 0, ये 0 के बराबर ही होगा, ये भी हो सकता है। जबकि 2 पे भी सॉल्व हो सकता है, बल्कि क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 4 आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। तो इससे आपके पास नंबर क्या होगा? 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि 3 2 6 होगा, 4 पे भी नहीं होगा, आगे किसी भी नंबर पे नहीं होगा, तो या तो 0 होगा या 2 होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस ए गिवन था, तो माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा कैलकुलेट करना। अच्छा, फाइंड ए इफ 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो यहाँ पे सबसे पहले आप सम ऑफ रूट निकालोगे, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखो ए तुम्हारे पास बराबर है 1 के, बी बराबर है -1 के, जबकि सी तुम्हारे पास बराबर है ए के।
तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बी की वैल्यू -1 है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 और ए बराबर है 1 के, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो 1 आ गई अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा डॉट बीटा होता है सी डिवाइडेड बाय ए, सी बराबर है ए के और सी डिवाइडेड बाय ए बराबर है 1 के, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। हमें निकालना है माइनस का टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या मुझे निकालना क्या है, बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा, मुझे ये कंडीशन गिवन है बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए इफ बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा। अब ये कैसे सॉल्व करें, तो भाई देखो इसको सॉल्व करने का फिर तरीका क्या बन सकता है, इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास किसके बराबर बनेगा, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि जहां पे भी बीटा है वहां पे नेगेटिव का 2 अल्फा आप डाल सकते हो। अगर मैं पहला वाली कंडीशन लेता हूं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, प्लस के 1 के, तो जहां बीटा आ रहा है वहां पे नेगेटिव का अगर 2 अल्फा डालूंगा तो उससे क्या बन जाएगा, ये उससे बन जाएगा नेगेटिव का अल्फा इज इक्वल टू 1, तो बेहतरीन हो गया भैया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1, इसको वापस इसमें डाल दो तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी तुम्हारे पास। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की जगह पे -1 डालोगे, -1 जाएगा वहां जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस का 1 2 बन जाएगा, तो बीटा भी आ गया। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दो तो अल्फा डॉट बीटा क्या आ गया, 1 इंटू -1, नेगेटिव का 1, तो आपके पास -1 अल्फा की जगह पे क्या आ गया -1, बीटा की जगह पे आ गया क्या 2 और इक्वल टू ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अकल का इस्तेमाल करना है भैया, अल्लाह भैया ने अकल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहाँ पे, नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर e की पावर x। भाई ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इसको भी जरा समझ लो तो मेरे प्यारे बच्चे, ये मैंने आपको क्लासेस के अंदर बहुत दफा पढ़ाया है बैजेस के अंदर। देखो कभी भी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ना अगर इन्फिनिटी के ऊपर, तो e की पावर x, मेरे प्यारे बेटे e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा नेगेटिव का, क्या बन गया, ये x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर। नेगेटिव इन्फिनिटी दुनिया में कभी भी कोई कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू, अगर उसकी पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी आ जाए बराबर होता है 0 के। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, नहीं लॉजिकली सोचो ना थोड़ा सा, कैसे होगा भाई, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव का 1/0, ऐसा ही है। तो अगर मैं इस टर्म को ऊपर से नीचे शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर पॉजिटिव का 1/0। ई की पावर इन्फिनिटी है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में इन्फिनिटी आ जाए वो होता है इन्फिनिटी के बराबर, सही है। ई की पावर इन्फिनिटी के, ई की पावर 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/0, नीचे वाला 0 नीचे से ऊपर जाएगा तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमेशा याद रखिएगा दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में जब नेगेटिव का इन्फिनिटी आता है तो आंसर 0 होता है, अगर किसी भी टर्म की पावर में पॉजिटिव का इन्फिनिटी आता है तो आंसर पॉजिटिव का इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखो पावर में नेगेटिव का इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर ओवरऑल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ए एन की वैल्यू बराबर है किसके, ए एन की वैल्यू बराबर है 3n माइनस के 11 के, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए एन। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा कि भाई आप सिंपल तरीके से ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ से वैल्यूज़ को निकालते हो, आप पर्टिकुलरली यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालोगे, इसको निकालोगे, देखो इसको कंपेयर करवाओगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी n+2 के बराबर, वैल्यूज में डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तरीका सॉल्व करने का ये होता है और आसान तरीका यही होता है। तो क्या बन जाएगा, मेरे पास जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, अब जरा गौर से देखो इस चीज़ को भी, ये क्वेश्चन भी मैंने सीक्वेंस सीरीज में हमेशा सबसे पहले टॉपिक के तौर पे करवाता हूँ नॉर्मली सीक्वेंस सीरीज के अंदर। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ए एन की वैल्यू बराबर है आपके पास 3n-5 के, तो भाई देखो हमारे पास जनरल टर्म नॉर्मली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपके पास, सॉरी एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, मैंने गलत लिख दिया, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई an-2 की वैल्यू, an-2 की वैल्यू बराबर है 3n-11 के, ये क्वेश्चन है, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ भाई। एग्जामिनर कह रहा है an-2 किसके बराबर है, 3n-11 के, तो एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में कहता है कि भाई बताओ ए एन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी है तो एन इससे कंपेयर करवाओगे, इस एन से, तो ये n कंपेयर होगा तो n-2 बन गया, तो -2 को वहां भेजोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n+2। अब जहां जहां क्वेश्चन में n आ रहा है वहां पे n+2 डाल के चेक करो तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं n+2 डालूंगा, फिर आगे -2, फिर 3 का 3, इस n की जगह पे भी मैं क्या डालूंगा n+2 -11, +2 से -2 कट गया तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस का 6, तो 3n प्लस का 6 माइनस का 11 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के अंदर पहले टॉपिक पे करवाता हूँ, ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है पेपर में। सेम अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न के ऊपर आ रहा है कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए एन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सिंपल ए एन के ऊपर, ए एन अगर बराबर है 3n-11 के, तो बताइए ए 100 किसके बराबर होगा। तो जहां जहां एन आ रहा है ना बेटा, वहां पे एन की जगह पे 100 डाल दोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर है ना भैया, ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इफ e इज 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड फोकस इज 4,0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर एलिप्स की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू गिवन है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। फोकस क्या गिवन है, फोकस गिवन है मेरे पास सिंपल तरीके से फोकस का पॉइंट गिवन है 4,0 के बराबर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है। देखो फोकस हमें क्या डिफाइन करता है, फोकस हमें डिफाइन कर रहा है सी, यानी कि मेरे पास प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अच्छा, फोकस की वैल्यू देखो एक्स के अलॉन्ग आ रही है, वाई की वैल्यू जीरो, इसका मतलब मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी एक्स का है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का सी कॉमा जीरो। तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 4। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि मेजर एक्सिस एक्स का है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस का ए डिवाइडेड बाई ई, है ना भाई, यही फॉर्मूला होगा आपके पास। तो अगर आप अब इसको सॉल्व करने के ऊपर जाओ, सॉल्व करने के ऊपर इसको जाओ, सॉल्व करने के ऊपर इसको जाओ, तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूं, चूंकि मुझे पता है रिलेशन होता है सी इज इक्वल टू ए इंटू ई का, तो ई किसके बराबर होगा, ई बराबर होगा सी डिवाइडेड बाय ए के। तो सी है ऊपर 4 और ई यानी कि एसेंट्रिसिटी मुझे गिवन है 2/3 के बराबर। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़र इज 4 एंड 3 2 ज़र इज 6। तो आपके पास सिंपल तरीके से अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यार, मैंने उल्टा लिख दिया, प्लीज माय बैड। हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए बराबर होगा सी डिवाइडेड बाई ई के, ई मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके ई डिवाइड होगा, सॉरी। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 6 के बराबर, ऐसे है ना भैया, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। चूंकि एलिप्स का क्वेश्चन है, तो एलिप्स के क्वेश्चन के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर के लिए होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ऐसा ही है भैया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर इज 36 और सी का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर इज 16। तो 36 में से 16 को माइनस करोगे तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब आप एलिप्स की इक्वेशन निकाल लो, चूंकि मेजर एक्सिस एक्स का है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है फोकस के पॉइंट को देख के, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर था 36 के बराबर, क्योंकि ए की वैल्यू 6 आई है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 20 एंड इक्वल टू के बाद 1। ये सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। क्या मुश्किल बात है भाई, क्या मुश्किल चीज़ है। देखो कॉनिक सेक्शन बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बैच का फायदा ही ये होता है कि आपको हर तरह के टीचर का एक रेफरेंस मिलता है, ताकि आप अपने मजे से पढ़ सको, आपको बात करने में समझ में, आपको बात करने में मजा है, आपको पता चले दूसरा टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, सर हाशिम कैसा पढ़ा रहे हैं, सर बिलाल कैसा पढ़ा रहे हैं, सर रोनाल्ड कैसा पढ़ा रहे हैं, सर एहतशाम कैसा पढ़ा रहे हैं, मिस जोहा कैसा पढ़ा रही हैं। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हमने आपको एक डिटेल सॉल्यूशन इसलिए दिया, तभी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ज्वाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई वो जानता है 70,000 रुपए देने के बाद भी शर्मा हुजूरी में पढ़ना सर हाशिम के पास सही है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है cos 5a माइनस का cos है, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है कि भैया cos 5a माइनस का cos a क्या होगा। तो भैया cos 5a माइनस का cos a किसके बराबर होगा, cos cos बराबर होता है नेगेटिव के साइन साइन के। डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट चलो नेगेटिव का 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन, एक दफा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, तो 5a प्लस का a, ये बन गया 6a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5a माइनस का a 4a डिवाइडेड बाई 2 के। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। क्वेश्चन सॉल्व, व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट मी नो, लेट मी नो। क्वेश्चन क्या होगी आपका, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे भाई, देख के बताओ ना मुझे क्या आंसर होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो इस बच्चे ने माशाल्लाह से पूरा अपना पेपर शेयर किया है, इस बच्चे को खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। देखो ऐसे नहीं बच्चे फिर 150 लेकर आते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा स्कोर इसलिए करते हैं। एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन कैसे याद रहते हैं, भाई अगर आप तरीके से बैठ के आपने 3 घंटे आपकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं आपके एक इंपॉर्टेंट पेपर का, तो कैसे ऐसा पॉसिबल है वो क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इस बच्चे ने माशाल्लाह से 150 का स्कोर किया है, और हमारे बैच से कई बच्चे 140 150 प्लस का स्कोर करके लेकर आते हैं। दैट्स द रीजन कि नस्क नेट नंबर 1 की जो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, 160 का स्कोर है, 150 प्लस कई बच्चों का स्कोर है, चाहे वो नस बिजनेस स्कूल में नस इंजीनियरिंग हमारे पास से होता है। उसके पीछे रीजन वो मेहनत है बेटा। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है डोमेन ऑफ कॉट एक्स गिवन दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई और दी आपके पास उसके रिमेनिंग वैल्यूज। भाई सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है। देखो कॉट एक्स की डोमेन आपसे पूछी हुई है, तो कॉट एक्स की डोमेन क्या होती है, कॉट एक्स की डोमेन होती है ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
180 डिग्री या उसके फिर रेलिवेंट एंगल जो होते हैं ना उनके बराबर। तो उसके ऊपर आपका जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए मेरे नजदीक बनता है। यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर्स आपके पास, या ऑल। भाई ऑल होगा आपके पास, क्योंकि सारे के सारे ही आपके पास यूनिवर्सल सेट, सबका सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में हर चीज आती है भाई, यूनिवर्सल सेट के हर चीज आ सकती है, तो जाहिर सी बात है ऑल होगा, सोचने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सेंटर कहां पे लाई करेगा। अगर आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई ये कॉनिक का क्वेश्चन आ रहा है, और कॉनिक कैसा आ रहा है, ये आपके पास कॉनिक आ रहा है, सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सेम कोफिशिएंट। सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाऊं तो सिंपल तरीके से क्या बनेगा। ये क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर, फिर आगे आ रहा है पॉजिटिव का वाई स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन कुछ लेते हो तो कॉमन क्या ले सकते हो, पहले यहाँ पे आपको एलसीएम पहले यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ तो उसकी कोई लीनियर वेरिएबल नहीं है, बट वाई के साथ मौजूद है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, अगर मैं प्लस का 1 लेकर हूँ माइनस का 1, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये ए स्क्वायर है और ये बी, ये 2ab वाली टर्म आ रही है। तो भाई खुद सोचो 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 2 बन रहा है। अब आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका मतलब बी की वैल्यू 1 है, तो बी स्क्वायर भी लेकर आओगे प्लस में और माइनस के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला कंप्लीट करवाऊंगा, तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा सिंपल, y माइनस के 1 के होल स्क्वायर के ऊपर नेगेटिव के 1 को वहां भेजोगे प्लस का 1 बन जाएगा। तो आपकी एक्चुअल इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही होगी, x प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका सेंटर क्या होगा, इस देखो x के साथ कोई भी x का वेरिएबल नहीं था ना, इसका मतलब x वाली टर्म 0 है, जबकि y के ऊपर आपका सेंटर क्या आ रहा है, आपके पास जो ओरिजिनल सर्कल की इक्वेशन होती है ना बेटा, वो ये होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। तो बेटा देखो ए के सामने कुछ भी नहीं है तो 0 है, और नेगेटिव बी के सामने नेगेटिव 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो आपका सेंटर होगा 0,1 के ऊपर। अब ये बेसिक चीजें भैया, ये आपको सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, कितनी दफा बताऊं कि भाई पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, एलिप्स की 0 से 1 और 1 से छोटी होती है, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है। अब बच्चे ने फिर आगे बताया हुआ फिजिबल रीजन का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अब जो बच्चे हमसे कहते हैं ना फिजिबल रीजन आपने पढ़वाया था सर, आफ्ताब ने पढ़ाया था, फिर उनसे क्यों पढ़ाया था, फिजिबल रीजन का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ट्रांजिशन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सेस आए हुए थे, न्यू क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन आए हुए थे। अब बच्चे ने फिर बाकी एक और पेपर अब आ रहा है हमारे पास, उसमें बच्चे ने अपना वो बताया हुआ कि भाई इस तरह का क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ था कि सर ए एन माइनस 2, अच्छा ये वही देखो 3n+1 वाला उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी चूंकि सॉल्व कर लिया, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रोटेशन अराउंड एक्सेस से 3 क्वेश्चन आए थे, ट्रिगोनोमेट्री से आसान था, 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स, अच्छा ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन मुझे इतफाक से आज के दिन दिख रहा है, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। कि देखो आपके पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको मैं इधर ले जाके अलग से सॉल्व भी कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पे साइन, और इधर मौजूद है क्या चीज, इधर मौजूद है टेंजेंट इनवर्स 1/√3। हमेशा याद रखिएगा ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है नस्ट के लिए, मगर खुदारा डोमेन और रेंज तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू गिवन होती है जो कि टेंजेंट इनवर्स की डोमेन ही नहीं होगी। अब टेंजेंट इनवर्स की डोमेन ही नहीं है लेट सपोज, तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं होता, बट डज नॉट एग्जिस्ट आता है। एग्जामिनर बहुत दफा एक ट्रिक देता है कि भाई अंदर तुम्हें ऐसी वैल्यू दे देगा जो साइन की लेट सपोज डोमेन में नहीं लाई करती, या अंदर वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसकी डोमेन में नहीं लाई करती, तो उस सूरत में आपको डोमेन और रेंज इसलिए याद होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। अब टेंजेंट इनवर्स के लिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो पॉसिबल है। टेंजेंट इनवर्स की डोमेन किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है एक्स अपोजेस टू ऑल रियल नंबर्स के, तो वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करोगे कैसे, ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने हमसे पढ़ी है ना, इसकी ट्रिक्स हमको मैंने बड़े मजे की सिखाई थी। टेंजेंट इनवर्स को आप कन्वर्ट कर पाओगे साइन इनवर्स के ऊपर, ताकि अंदर वाले साइन इनवर्स बाहर वाले साइन को कैंसिल आउट कर दे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स को काट देता है। तो टेंजेंट इनवर्स को आपने क्या करना है, साइन इनवर्स के ऊपर चेंज करवाना है। करवाने का तरीका वही होता है भाई, दे पेंटेड ब्लैक इसका फॉर्मूला है, दे पेंटेड ब्लैक, सही है ना। तो आपको भी h चाहिए, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर 4 के बराबर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 के बराबर, सही है ना भैया। तो अगर अब मेरे पास साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा मेरे पास सम पीपल हैव, तो पीपल बराबर था 1 के और हैव बराबर था 2 के। तो अब आपने क्या किया, साइन का साइन रखा, और ये साइन इनवर्स टेंजेंट इनवर्स को जो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करवा लिया, तो 1/2 आ गया।
कट गया, आंसर आ जाएगा आपके 1/2 के बराबर। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि देखो आपके पास जो साइन इनवर्स की वैल्यू है ना 1/2 आई, तो साइन इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आई, 1/2 के बराबर आ गई। सही है। अब सॉरी, साइन अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया मेरे पास साइन इनवर्स 1/2। तो भाई साइन इनवर्स 1/2 जो होता है ना, साइन इनवर्स की वजह से डोमेन क्या होती है, -1 से लेके +1, तो पॉसिबिलिटी है। और फिर साइन की डोमेन होती है आपके पास किसके बराबर, -π से लेके आपके पास -π/2 से लेके +π/2, तो पॉसिबल है क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास जो आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 पे क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 1/2 पे आपको मिल रहा होगा, अल्लाह भला करे क्या चीज, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपके पास साइन के डोमेन पे लाई करता है, तो ये पॉसिबल है, इसमें सॉल्व हो गया हमारे पास। ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मगर इसमें डोमेन नेचर ख्याल रखना होता है। प्रोबेबिलिटी से कॉइन वाला 2 बार आया था, रोटेशन एक्सिस के क्वेश्चन आए हुए थे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एंगल फ्रॉम दी सर्कल फाइंड करने आया हुआ था, वेक्टर्स में से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, फिजिक्स फाइंड, ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। सही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये हो गया। अच्छा, ये एक बच्चे ने अपना क्वेश्चन शेयर अप किया हुआ है हमारे पास, सिंपल तरीके से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को मैं चूंकि बड़ी इमेज करके भी देख रहा हूँ, एग्जामिनर कहता है, इसको मैं एक काम करता हूँ आपके लेवल के ऊपर, इसको ऐसे कर देता हूँ पहले कुछ। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, ये फिगर है, इस फिगर के अंदर ए बी जो है ना, ए से लेके बी वो टेंजेंट है सर्कल का। सही है। ए से लेके बी जो है ना, जाहिर सी बात है सर्कल के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो टेंजेंट है। और फिर नीचे वाली जो लाइन है सी से लेके डी, वो भी टेंजेंट आ रही है। ओके। और हमारे पास क्या है, ओ से लेके ए जो है, ये आपके पास रेडियस बन रहा होगा। ओ से लेके ए जो है ना रेडियस है। अगर मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए यहाँ पर है, तब तो फिर वो रेडियस होगा ना यार, सेंटर ओ टू पॉइंट ए। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर तो क्वेश्चन ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो क्वेश्चन ये एग्जिस्ट कर रहा है, अब बच्चे ने फिगर या तो सही शेप नहीं करी हुई, तो या तो यहां पे एंगल गिवन था 150 का, निकालना कौन सा एंगल है, निकालना डी ए बी का एंगल है, डी ए बी, डी ए बी, डी ए और बी। ये एंगल कैलकुलेट करना है। अगर मैं जेड थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा सेम एंगल वहां पे फॉर्म होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा सेम एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से अगर मुझे ये एंगल पहले कैलकुलेट करना है, तो ओ से लेके ए और ए से लेके बी के दरमियान का एंगल क्या बन सकता है। देखो एक लॉजिक जो मुझे समझ में आती है कि मेरे पास ओ से लेके ए और ए से लेके बी, ये बेसिकली आपस में क्या होंगे, ये आपस के अंदर देखो ये आपके पास रेडियस की लाइन है। अब बच्चे ने फिगर थोड़ी सी अलग बनाई हुई है। अगर मैं देखूँ ना तो मैं लेट सपोज कहता हूँ कि फिगर मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म हो रही है। या तो ऐसे होगी या थोड़ी सी इसको मैं टिल्ट कर सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके। सही है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एंगल ओ। ये एग्जामिनर अब ये समझने से कासिर हूं कि पॉइंट कहाँ पे गिवन था। पॉइंट आपको इधर गिवन है, इधर गिवन है, पॉइंट आपको इधर गिवन है, इधर गिवन है। सही है। आपको क्या निकालना है, आपको एंगल कैलकुलेट करना है किसका, आपको एंगल कैलकुलेट करना है ओ बी डी का। आपको एंगल कैलकुलेट करना है किस चीज का, डी ए बी का, सॉरी डी ए बी का। ये आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो भैया मेरी लॉजिक ये बनती है कि चूंकि देखो आपके पास ये जो लाइन ए बी है और लाइन ओ है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होंगे ना। क्योंकि देखो आपके पास जो पहली वाली लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है। और जो दूसरी वाली ये जो लाइन आपके पास फॉर्म हो रही है ओ से लेके ए वाली, ये इसके नॉर्मल के ऊपर फॉर्म हो रही है, सेंटर से लाइन निकल रही है। अगर आप इस शेप को भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये लाइन सेंटर से निकल रही है। तो भैया ये लाइन और ये लाइन आपस के अंदर परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर मुझे इनके दरमियान का एंगल निकालूंगा तो 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो फिर तो मेरा आंसर देखो ऑप्शन में 90 डिग्री मौजूद है, फिर वो आंसर होगा मेरे पास। क्योंकि बच्चे का तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा, बच्चे का तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो उस सूरत में फिर मेरा आंसर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर तो क्वेश्चन यही गिवन है, अगर क्वेश्चन में कहीं वो आगे पीछे गिवन है फिर वो सॉल्व करोगे। अच्छा अब ये भी नहीं पता कि यहाँ पे 115 डिग्री बच्चे ने लिख कर दिया हुआ, ये मौजूद था या मौजूद नहीं था, वी डोंट नो दिस थिंग। अगर तो मौजूद था
फिर सॉल्व अलग तरीके से होगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यही फिगर सही आ रही है, फिर सॉल्व वैसे होगा कि बिल्कुल सही बात है, आपके पास कंप्लीट जो लाइन होती है 180 डिग्री के बराबर है, 180 में से 115 निकालोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा रिमेनिंग 65 का, ये आ जाएगा 65 का। तो चूंकि अल्टरनेटिव हमारे पास जो एंगल होते हैं उनको कॉन्स्टेंट अप्लाई करके, तो जो एंगल यहाँ बन रहा होगा सेम एंगल यहाँ पे बनेगा, उस सूरत में फिर वैसे सॉल्व होने के ऊपर जाएगा। बट अगेन डिपेंड करता है एंगल डी ए बी, डी ए बी, तो डी ए बी ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट हो जाएगा, फिर तो वो होगा अगर तो हमसे वो पूछा जाएगा, तो जो भी फिर करीब तरीन होगा 58 में जो करीब तरीन दिख रहा है वो आंसर होगा। ऑप्शंस वर ऑड, बच्चे ने या तो ऑप्शन अपने पास से लिखे हैं। खैर अब देखो मेरे पास ये एक और पेपर आ रहा है, तो ये पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन ये और आया हुआ था, और क्वेश्चन यहाँ पे देखो अभी एक बड़े मजे की चीज है, अगर मैं आपको डिफाइंड बैक करूँ ना, एक क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रल ऑफ -1 की पावर एक्स। अब मुझे नहीं पता बच्चे ने क्वेश्चन सही लिखा है गलत लिखा हुआ है। इंटीग्रल ऑफ -1 की पावर एक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तो क्वेश्चन ये आ रहा है तो -1 की पावर एक्स का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन हमेशा रियल नंबर्स पे अप्लाई होती है। हाँ अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो इसको आप सॉल्व जरूर कर सकते हो। अब इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस, तो आई डोंट नो कि बच्चे ने क्या किया है पता। हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन भी है, अगर तो कॉमन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन उस वक्त अप्लाई करोगे ना जब ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या होता, ये उसके बाहर होता, क्योंकि रियल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है ना मेरा बेटा। सही है, तो बताने का मकसद ये है अगर तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यहां से फिर आप -1 आप यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, -1 को बाहर निकाल दोगे, फिर आप सिंप्लीफाई, पास ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये तो फिर सॉल्व हो सकता है कि नेगेटिव साइन को आपने बाहर फेंक दिया, इंटीग्रेशन 1 की पावर x पे अप्लाई हो रही है, भाई 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, तो सिंपल आपके पास 1 की इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंपल तरीके से x प्लस के c के बराबर। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर देना चाह रहा था। अच्छा अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको फिर कल की क्लास में देखेंगे, मगर यार इसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। अगर हम इस पेपर को भी देखूँ ना, चलो बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी के अंदर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, कल मैंने बता चुका हूँ, कल ये सॉल्व करवा चुका हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 320। बच्चे ने कहा हुआ है सर वैल्यूज याद नहीं है, तो भैया ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्जैक्टली हमारे पास वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे देखो सेम तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने कल की क्लास में वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच करिए 0 के ऊपर, तो x डिवाइडेड बाय sin 2x, तो एल हॉपिटल अप्लाई करोगे क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू डालने के ऊपर 0/0 बन रहा है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos 2x के बराबर, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। तो अब फाइनली जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू डालोगे तो cos 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 के बराबर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद x एक्सिस है, वो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिपीटेड है। ये वाली चीज सेम आपके पास आ रही है, रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। भाई कितने क्वेश्चंस पास पेपर्स के अंदर आ रहे हैं, कल की क्लास में सारा ये सॉल्व करवाया था, 2 घंटे की वीडियो बनाई थी बेटा मेहनत से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सर्कल, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये कॉन्सेप्ट आया हुआ था। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड टेंजेंट फ्रॉम अ लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा और तो यहाँ पे कोई चीज नहीं आ रही। अच्छा एक समेशन का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है यार, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है के स्क्वायर वाला। तो के स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या अप्लाई करोगे, सम ऑफ द नेचुरल नंबर की सीरीज के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ द नेचुरल नंबर की सीरीज के सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो उस सूरत के अंदर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के, देन यहाँ पे हो जाएगा के प्लस का 1, देन यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 6। अब सिंपल तरीके से आपकी एंडिंग वैल्यू 6 की आ रही है, इनिशियल वैल्यू 1 आ रही है, तो जहां जहां k आ रहा है वहां पे 6 डालो, सॉल्व हो जाएगा। बहुत दफा बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, अब सर्कल है क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ टेंजेंट टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो अगर तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैलकुलेट करना, बच्चे ने क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। अगर तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो भाई उस सूरत के अंदर फिर आप टेंजेंट की कंडीशंस को अप्लाई करोगे। सर्कल के ऊपर कंडीशन टेंजेंट्स डिफरेंट होती हैं, पैराबोला पे डिफरेंट होती हैं, एलिप्स पे डिफरेंट होती हैं, हाइपरबोला पे डिफरेंट होती हैं। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई थी कि सर्कल बेटा जब कभी हम दुनिया में बात करते हैं ना कि हमारे पास सिंपल तरीके से सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज क्या होती हैं, तो सर्कल की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस का m स्क्वायर। पैराबोला की बहुत ही कॉमन है, दैट इज c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m। देन इलिप्स की आपके पास और हाइपरबोला की सेम होती है, दैट इज c इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन ऑब्वियसली m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए होती है c इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर।
अब तो अगर तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीकेकार पर डिफरेंट होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली जाती है किस पैटर्न के ऊपर, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप हमेशा जाते हो अंडर रूट के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के ऊपर। स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट था, डोमेन और रेंज पूछी हुई थी टेंजेंट 3 कॉट एक्स के ऊपर। अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है कि टेंजेंट 3 कॉट एक्स की डोमेन और रेंज पूछी हुई थी। तो भैया टेंजेंट एक्स थ्री एक्स ही आपके पास डोमेन और रेंज पूछी हुई थी। तो उस सूरत के अंदर फिर आप इसको पहले सॉल्व करोगे। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन क्या आ रहा है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट एक्स को सॉल्व करना है, तो इसकी डोमेन या रेंज आपसे पूछी हुई है। तो भैया आपने फिर सॉल्व कर कैसे करोगे, पहले टेंजेंट एक्स के लिए सॉल्व करोगे। तो टेंजेंट एक्स बराबर होता है किसके, साइन डिवाइडेड बाय कॉस के। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर बन गया। कॉस वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो इट शुड बिकम टेंजेंट। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ऐसा ही है भैया। अब टेंजेंट एक्स की डोमेन क्या होती है, देखो, अच्छा टेंजेंट एक्स की डोमेन निकालिए ना, सॉरी, पहले स्क्वायर को रिमूव करोगे। स्क्वायर रिमूव करने के लिए आप जाहिर सी बात है अंडर रूट को अप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बेटे, टेंजेंट एक्स की उर्फे आम, अब देखो, अब मुझे चूंकि टेंजेंट एक्स की डोमेन निकालनी है, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 यहाँ पे गिवन है। तो टेंजेंट एक्स की उर्फे आम में जो डोमेन आपके पास आती है वो क्या होती है, टेंजेंट एक्स की जो वैसे आपके पास डोमेन होती है ना टेंजेंट एक्स की, इट इज नॉर्मली इक्वल टू ऑल दी पॉसिबल आपके पास रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट पाई बाय 2, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 2 आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऑल दी पॉसिबल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पाई बाय 2 और देयर इक्विवेलेंट मल्टीपल्स। तो यहाँ पे चूंकि प्लस आपके पास रूट 3 भी आ रहा है, तो वहां पे भी डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या होंगे। तो वहां पे फिर ऑप्शंस को भी हम अपने नजर में रख रहे होंगे, ये जहन में रखिएगा। इट कैन बी पाई प्लस रूट, नहीं, पाई प्लस पाई बाय 3, इट कैन बी डेट थिंग। बट अगेन डिपेंड करता है मेरे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। ऑप्शंस के बगैर बात करना फजूल है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बड़े मैटर करेंगे फिर। अच्छा, एक क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, एन कम्बिनेशन 5 डिवाइडेड बाय एन कम्बिनेशन 5 डिवाइडेड बाय एन कम्बिनेशन 7 होगा शायद ये। तो याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन एन कम्बिनेशन एन माइनस का आर। तो याद रखिएगा हमेशा एन किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के। तो 5 प्लस का 7 जो भी होगा ना वो एन की वैल्यू होती है। कॉस साइन 37 डिवाइडेड बाय कॉस 37 आ रहा था, तो ये बराबर होगा टेंजेंट 37 के। साइन 37 डिवाइडेड बाय कॉस 37 की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होगा आपके पास सिंपल टेंजेंट 37 के। और हमें पता है कि टेंजेंट 45 जो होता है ना 1 के बराबर होता है, जबकि टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है ये 1/√3 होता है। तो तकरीबन 1/√3 का मतलब क्या है, √3 कहते हैं आप 0 पॉइंट सॉरी √3 आप कहते हो 1.7 को, 1/√3 होता है तकरीबन 0.5 के बराबर, तकरीबन 0.5555 के बराबर, समथिंग लाइक दैट। तो टेंजेंट 37 जो है ना इसके करीब तरीन नंबर है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास आ रही होगी तकरीबन 0.6, 0.7, 0.8 के अराउंड। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ऑप्शन का गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, इफ p इज इक्वल टू डैश एंड q इज इक्वल टू डैश, तो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे कोई, सही है ना भैया। आपको यहाँ पे रेशियोज गिवन है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको 50,000 दफा बता चुका हूँ कि देखो कभी भी दुनिया में अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, तो भाई x की पावर में अगर x आ रहा है, लेट सपोज मैं कहता हूँ cos x की पावर में x आ जाए, सही है, तो कैसे सॉल्व करते हो, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए एक शॉर्टकट होती है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या होती है कि एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का sin x, फिर प्लस का साइन लगाओगे। अब ln का ln लिखोगे, जो बेस वाला फंक्शन है वो ln का डेरिवेटिव बन जाएगा, और फिर फाइनली आप पावर में आने वाले फंक्शन को डेरिवेटिव लोगे, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली x की पावर x को कैसे सॉल्व करोगे, एक दफा आपने एडिटिव क्वेश्चन को लिखना है, पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन अप्लाई करोगे, पावर में आने वाले फंक्शन का सिंपल क्या लोगे, पावर में जो फंक्शन आ रहा है ना बेटा उसका सिंपल तरीके से आगे क्या करोगे, सिंपल तरीके से ln को अप्लाई करोगे, जो बेस वाला फंक्शन है उसको लिखोगे, सही है, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो ये तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर होता है सिंपल 1 प्लस ln x के बराबर x इंटू एक्स की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू ln x। ये क्वेश्चन भी सिंपल पैटर्न पे सॉल्व होगा, और इसके ऊपर आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करवा लोगे, सही है ना भैया। तो कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, ये क्वेश्चन मेरे पास पेपर से लिया गया भैया, मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम को ब्रेक कर दो,
भाई 1/x को ऊपर रहने दो और सबसे नीचे ln x को भेज दो। भाई मैथ्स का प्रिंसिपल होता है ना, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर कहीं पे 1/x इंटू 1/ln x लिखा हुआ है, कहीं पे अगर 1/x इंटू 1/ln x लिखा हुआ है, तो भाई अगर मैं इस टर्म को ऊपर भेज दूं और 1/ln x को नीचे भेज दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/x सबसे नीचे ln x अगर आ रहा है, सही है, तो ln x बाय 1 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वापस से इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, वापस से इसी फॉर्म में आ जाएगा। मैथ्स आपसे कहता है कोई भी काम जब आप करो उसका वाइस वर्सा स्टेप आप कर सको। तो भाई 1/x इंटू ln x को अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं, यानी कि 1/x को मैं नीचे से ऊपर भेजूं, सिर्फ नीचे ln x रहने दूं, क्या पड़ेगा उससे, फर्क ये पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आप फिर इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल तरीके से ln लिखोगे, जो भी आपके पास नीचे वाली टर्म आ रही है वो ln का फंक्शन बन जाएगा प्लस के c के साथ, जो इंटीग्रेशन की ln की शॉर्टकट होती है। क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस का 1, सिंपल आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे सॉल्व कर लोगे। तो मेरे प्यारे बेटे तो बेसिक क्वेश्चन है यार ये तो, भाई जिस बच्चे का पेपर है उसके उसके यकीन मानो मैथ्स के अंदर 90 प्लस नंबर आने चाहिए। 4x स्क्वायर प्लस का 1 है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अगर मैं अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 1, तो भैया यहाँ पे देखो मेरे पास सिंपल तरीके से 4x स्क्वायर का मतलब है ये आ गया मेरे पास 2x का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2x का डेरिवेटिव ऊपर 2 मौजूद होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पे ले जाके आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि भाई अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जरा गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अक्सर बच्चे कहते हैं ना सर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों पढ़ाते हैं, तो भाई पेपर में आता है तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। अब ये मजाक थोड़ी है कि अगर कोई बंदा आपका, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे कहते हैं सर वो आपको 2.5 घंटे का लेक्चर बैच में मिल जाता है कभी कभार, तो भाई अगर आप 30 मिनट का लेक्चर देख के नर्सरी क्लास का टेस्ट थोड़ी देना है। कोई इदारा अगर आपसे कहता है ना कि वो 1 घंटे में तैयारी कवर करवा सकता है, झूठ बोल रहा है। उसका मतलब ये कि उन्होंने जिंदगी में खुद ना तो तैयारी करी है ना तैयारी कवर करवा सकते हैं। अगर आप टॉपिक छोड़कर जा रहे हो आप इनसे ज्यादती कर रहे हो, टॉपिक्स नहीं छोड़ने बेटा। अब ये देखो टॉपिक मजे का टॉपिक है, यहाँ पे आप सिंपल इसको स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो 4x स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, 2x का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही होता है जो आपका फंक्शन उसको ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, ऊपर अभी मौजूद नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, इसको पहले कंप्लीट करवाया, उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मुला कंप्लीट करोगे। अब फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला होता है 1 डिवाइडेड बाय, मैं बोलो तो फॉर्मुला लिख भी देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास सिंपल ln का ln x प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल है इसके अंदर, मुझे बताओ क्या मुश्किल चीज है। ये हो जाएगा 1/2 का 1/2, ln का ln, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है x, मेरा मेरा यहाँ पे फंक्शन x यानी कि बराबर है 2x के और ये a बराबर है 1 के, तो 2x प्लस का अंडर रूट के अंदर 2x का होल स्क्वायर प्लस का 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल इज डेट। भाई बैजेस का फायदा ये होता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है, पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी मिलती है। अगर कोई इदारा आपको 10,000 रुपए के ऊपर कोर्स बेच रहा है ना, उससे पूछना क्या दे रहे हो, कहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भाई, जो 20-20 हज़ार रुपए में रिकॉर्ड लेक्चर्स दे रहे हैं। तो आपको हमारे बैजेस के अंदर 9,500 के ऊपर या 9,000 के ऊपर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आपको पाकिस्तान के बेस्ट टीचर लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर प्रैक्टिस जोन 2,000-3,000 रुपए लोग बेच रहे होते हैं। भाई प्रैक्टिस जोन आपको वैसे ही मिलता है, प्रैक्टिस जोन से फायदा नहीं होता अनलेस अनटिल आपके पास लेक्चर्स ना हो, लाइव क्लासेस ना हो। तो भाई इस वक्त लाइव क्लासेस कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में 70,000 रुपए चल रही है, और उसके ऊपर भी एक टीचर तारीफ मिलता है। यहाँ पे हम आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस इसलिए दे रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स का आइडिया हो सके। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि नेगेटिव का 1 प्लस का अंडर रूट नेगेटिव 3 इंटू 6 सॉल्व करना है। भैया आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, नेगेटिव का 1 प्लस का साइन, और ये आ गया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रूट 3 आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो आयोटा, और रूट 3 होल पावर में 6 आ रहा है। अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है कि भैया इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, किसके ऊपर, डायरेक्टली यहाँ पे पावर को अप्लाई करो। नहीं तो एक तरीका ये है कि आप डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर लो मेरा बेटा। डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए जाहिर सी बात है पहले फिर आप क्या निकालोगे, पहले आप अपनी पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे। पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा, ये आपके पास देखो x है, ये आपका y है, तो पहले r निकालोगे। r बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर विल बिकम 3, सही है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 के, तो r की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। फिर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा होता है टेंजन इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, तो y बराबर है √3 के, x बराबर है -1 के। तो चूंकि टेंजन इनवर्स नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, नेगेटिव बाहर फेंक देगा,
तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 60 डिग्री के बराबर। तो नेगेटिव का 60 डिग्री आ गया, क्या इशू है इसके अंदर। अच्छा, नेगेटिव 60 डिग्री का मतलब क्या है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करवा लो, 180 में से अगर माइनस करवा के सॉल्व कर लो ज़्यादा बेहतर है, बट चलो खैर है, इस पैटर्न पे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करवाने पे चले जाओ, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z r आपके पास r क्या आया, r आया 2 के बराबर, क्योंकि हमारे पास डोमेवर्स थ्योरम होता है z इज इक्वल टू r सी आई एस थीटा, और पावर के अंदर हमारे पास क्या होता है n, तो n जो है वो 6 है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास cos नेगेटिव का 60 प्लस का आयोटा नेगेटिव का 60, और होल पावर में क्या आ रहा है 6 का 6। अब इसको आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा इसकी पावर में भी 6 आएगा, तो हमारे पास जो पावर होती है वो तमाम एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। तो 60 इंटू 6, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस का कॉस, ये पावर तमाम एंगल्स का मल्टीपल बनेगी, तो जाहिर सी बात है बेटा ये बन जाएगा कॉस नेगेटिव का 360 प्लस का आयोटा इंटू, अच्छा यहाँ पे साइन होगा भैया, साइन नेगेटिव का 360। अब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 विल बिकम 64। कॉस 360 क्या होगा, कॉस नेगेटिव 360, कॉस की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कर देते हैं, और कॉस 360 बराबर होगा किसके, 1 के, और मेरे पास फिर आयोटा साइन 360 आ रहा है, 360 बराबर होगा 0 के, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 64 के बराबर। सिंपल इज डेट, क्या मुश्किल है इसके अंदर। कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल तरीके से किया, वो भी मुश्किल नहीं है भाई, बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ थोड़ा डायरेक्ट मैंने इसलिए करें कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, अभी मेरी इसके बाद 3 घंटे की बैच की क्लास भी है, सही है ना भाई, तो इसलिए बस मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ, तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। पर मैंने समझा पूरा दिया कि आपने क्या काम किया मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पे मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पे आपने सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है कि आपके पास पहले r निकालोगे, r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट, देन उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x के। तो उस पैटर्न के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, उस पैटर्न के ऊपर ये आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, उस पैटर्न के ऊपर ही आपके पास अल्लाह भला करे हो गया, थीटा की वैल्यू नेगेटिव 60 आ गई और आर की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब आपके पास जो डिमोवर्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है ये बेसिकली होता है z इज इक्वल टू आर की पावर n इंटू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा और पावर में n। तो जो n होता है ना वो एंगल्स का मल्टीपल बन जाता है, तो जो पावर में 6 आ रहा तो एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 36 बन गया, 360 हो गया। तो कॉस 360 आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बेटे, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरजल भाई, पाकिस्तान में कोई इतनी मेहनत नहीं करता, जितनी मेहनत करने की मैं कोशिश कर रहा होता हूँ और ये पूरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो बात अगर अच्छी लगे तो बेटा दुआओं में ज़रूर याद रखें अपनी मुकर्रर मौके के ऊपर, और जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो ज़रूरी तौर के ऊपर लाजमी तौर पे दुआ करें मेरे लिए भी, सही है भैया। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं।
केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नर्स अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या एकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं
हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूँ मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं चला गया। सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहाँ पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट्स सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।